दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं द ग्रेट रूलर सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए कि अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम अपने हीरो मूचेन को देखते हैं, जिसने स्पिरिचुअल लैंड में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। मूचेन के रास्ते में जो कोई भी आ रहा था मूचेन उसे मारे जा रहा था, और इस वजह से स्पिरिचुअल लैंड के गॉड मूचेन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो मूचेन को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी एक दूसरा गॉड आकर पहले वाले गॉड को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए, मूचेन ने ये सब जानबूझ के नहीं किया। उसके ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन क्योंकि मूचेन इतने ज्यादा लोगों को मार चुका था तो स्पिरिचुअल लैंड के गॉड उसे ऐसे ही माफ नहीं करने वाले थे। इसलिए वो मूचेन को स्पिरिचुअल लैंड से एक्सपेल करते हुए वापस मोटर याला में भेजने लगते हैं। और तभी हमें वहाँ पे लियो लू को दिखाया जाता है, जो कि भागकर मूचेन के पास आते हुए कहती है, प्लीज मुझे वापस लेने जरूर आना, मैं द ग्रेट 5 अकेडमी में तुम्हारा वेट करूंगी। वहीं मूचेन भी अपने प्यार को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपने प्यार का नाम चिल्लाते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस मोटर याला में आ गया था। उसके बाद हमें पूरे 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोटर यालम में आने के बाद मूचेन अब नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी का एक हिस्सा था, और नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के 2 हिस्से थे, और जो पावरफुल डिसेबल होते हैं उन्हें हेवनली रैंक दी जाती है। वहीं मूचेन आज अपने साथी डिसेबल जिसका नाम काइनीर था उसके साथ एकेडमी में आया हुआ था, और जब से मूचेन स्पिरिचुअल लैंड से वापस आया था तो वेस्ट ब्रांच के सभी लोग मूचेन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, और आज भी कुछ डिसेबल्स वहाँ पे ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन हर बार की तरह मूचेन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। पर लियो यंग जो कि वेस्ट ब्रांच के एक डिसेबल था, वो मूचेन को काइनीर के साथ घूमते हुए देख लेता है, और क्योंकि एक तो उसकी मूचेन के साथ पुरानी दुश्मनी थी, इवन वो फैमिली और लियो फैमिली भी दोनों एक दूसरे की दुश्मन थी, और उसी के साथ साथ वो काइनीर को भी अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसलिए वो मूचेन को मजा चखाने के लिए अपने को साथी डिसेबल्स को भेजता है। उसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेस्ट अकेडमी के कुछ डिसेबल्स पहुंचकर ईस्ट अकेडमी के डिसेबल्स को मारते हुए परेशान कर रहे थे। लेकिन ईस्ट अकेडमी का किंग शेंग उनका मुकाबला करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर वेस्ट अकेडमी के डिसेबल्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए किंग शेंग भी अकेला उनका सामना नहीं कर पाया। वेस्ट अकेडमी का यूवेन किंग शेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अटैक किंग शेंग को लग पाता उससे पहले मूचेन ने वहाँ आते हुए उस अटैक को रोक दिया था। और मूचेन उसके सिर्फ अटैक को ही नहीं रोकता, बल्कि वो वहाँ पे सिर्फ अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उन सभी को मार मार के उन सभी की हालत ही खराब कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे लियो यंग भी आकर मूचेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन तुम अभी भी मेरा सामना करने के लायक नहीं हो। इस पे मूचेन अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए बहुत ही एटीट्यूड से उससे कहता है, अगर ऐसा है तो आके ट्राई करके देख लो। मूचेन की ये बात सुनकर लियो यंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए मूचेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एल्डर मो बीच में आकर उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों भूल गए हो कि एकेडमी के अंदर इस तरह से फाइट करना अलाउड नहीं है? अगर तुम दोनों को फाइट करनी ही है तो कंपटीशन तक का वेट करो। एल्डर मो की ये बात सुनते ही लियो यंग बहुत ही घमंड से मूचेन को उस कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर मो भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और हाँ, अगर तुम में से कोई भी उस कंपटीशन को जीत गया तो उसके द ग्रेट 5 अकेडमी तक जाने के रास्ते और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। ये सुनकर अब मूचेन को भी उस कंपटीशन में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि उसका प्यार लियो लू भी तो वहीं पे उसका वेट कर रहे थे। और ये सोचकर मूचेन भी उस कंपटीशन के लिए लियो यंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद हम मूचेन को अपनी मू फैमिली के अंदर देखते हैं, जहाँ पहुंचकर मूचेन अपने फादर और अंकल को सारी सिचुएशन बता देता है। और कंपटीशन के बारे में सुनते ही मूचेन के फादर उसे अपने टायर हाउस के अंदर ले जाते हुए कहते हैं, यहाँ पे हमारी फैमिली के टॉप लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट मौजूद है, जो कि तुम्हारी उस लियो यंग के साथ फाइट करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए तुम यहाँ से जो भी स्पिरिचुअल आर्ट लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन मूचेन की नजर तो वहाँ पे एक ही स्पिरिचुअल आर्ट के ऊपर आके रुक गई थी, क्योंकि मूचेन को ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पिरिचुअल आर्ट उसे अपनी तरफ बुला रहा है। इसलिए मूचेन अपने फादर से उसी स्पिरिचुअल आर्ट को लेने की बात करता है। तो सुनकर मूचेन के फादर को एक झटका लगता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल आर्ट मूचेन की मदद से बिलोंग करता था। इसका नाम था द ग्रेट बुड्ढा हेवनली स्पिरिचुअल आर्ट। लेकिन मूचेन के फादर को यहाँ पे हैरानगी इस बात से हो रही थी कि मूचेन की मदद ने जाने से पहले मूचेन के फादर से बोला था कि एक दिन मेरा बेटा यहाँ आकर इस द ग्रेट बुड्ढा स्पिरिचुअल आर्ट को चूज करेगा। अपने पिता की ये बातें सुनकर मूचेन अपने पिता से अपनी मदद के बारे में पूछता है, जिसपे मूचेन के पिता उसे कहते हैं, जब तुम इस स्पिरिचुअल आर्ट को प्रैक्टिस करोगे तो आगे चलकर तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। अपने पिता की ये सारी बातें सुनकर मूचेन भी और ज्यादा देर नहीं करता, और वो अपनी मदर के उसी स्पिरिचुअल आर्ट को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे स्पिरिचुअल आर्ट की पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से मूचेन को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो वहाँ पे अपनी मदर और लियो लू को याद करते हुए कहता है, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, अभी मुझे आगे चलकर बहुत कुछ करना है। वहीं दूसरी तरफ लियो यंग का भाई लियो मो भाई उसे एक डिस्ट्रक्शन पिल देते हुए कहता है, अगर तुम ये कंपटीशन हारने लगो तो तुम चालाकी से इस पिल का यूज करते हुए मूचेन के सोल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देना। अपने भाई की ये बात सुनकर लियो यंग के फेस पे भी एक लेवल स्माइल आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब मूचेन ने भी ऑलमोस्ट अपनी कल्टीवेशन पूरी कर ली थी, और उस स्पिरिचुअल आर्ट की वजह से मूचेन की पावर्स पहले से वाकई काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी मूचेन के पिता वहाँ पे मूचेन की पावर्स को चेक करने के लिए अपनी ड्रैगन ईगल फ्लेम को समन करते हुए मूचेन से कहते हैं कि अगर तुमने मेरी इस फ्लेम ईगल के 3 हमलों को रोक लिया तो मैं मान जाऊंगा कि कल को कंपटीशन तुम ही जीतोगे। यहाँ मूचेन भी जानता था कि उसके लिए फ्लेम ईगल्स के हमलों को रोकना इतना ज्यादा भी आसान नहीं
होने वाला, इसलिए वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस फ्लेम ईगल का सामना करने लगता है। लेकिन वो फ्लेम ईगल बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से मू चैन के लिए उसका सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे मू चैन का द ग्रेट बुड्ढा स्पिरिचुअल आर्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो वहाँ पे उस फ्लेम ईगल की सारी पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। और इसी बीच मू चैन भी उस फ्लेम ईगल की पावर को रिफाइन करने के लिए वहाँ पे बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ पे इसी तरह से बैठे बैठे पूरी रात उस फ्लेम ईगल की पावर को रिफाइन करता रहता है। उसके बाद हमें कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ मू चैन के लेट होने की वजह से किन शेंग को उसकी जगह लियू यंग के साथ फाइट करनी पड़ रही थी, क्योंकि किन शेंग मू चैन के एक सच्चा दोस्त था। वो ऐसे वहाँ पे मू चैन की बेइज्जती कैसे होने दे सकता था, पर लियू यंग ने तो यहाँ पे किन शेंग को मार मार के उसकी हालत ही खराब कर दी थी। लेकिन किन शेंग ने भी आई ठान ली थी कि जब तक मू चैन यहाँ पे नहीं आ जाता वो हार नहीं मानेगा। और किन शेंग की इतनी बुरी हालत देखकर तो वहाँ पे लोगों को भी खूब होने लगा था। और जब लियू यंग अपना फाइनल अटैक किन शेंग के ऊपर करने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी अचानक मू चैन वहाँ पे केरो की तरह एंट्री मारते हुए लियू यंग के अटैक को रोक देता है और उसी के साथ वो वहाँ पे किन शेंग का शुक्रिया अदा करके उसे बैटल अरीना से बाहर भेज देता है। मू चैन के कहने पर किन शेंग भी बहुत ही मुश्किल से वहाँ से जाते हुए मू चैन से कहता है जो चाहे मर्जी हो जाए पर हार कर मत आना। उसके बाद वहाँ पे मू चैन और लियू यंग के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि ये फाइट देखना वाकई काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे मू चैन स्पिरिचुअल मोमेंटम रियलम के अर्ली स्टेज पे है तो वहीं लियू यंग मिडिल स्टेज पे है। वहीं बैटल अरीना के अंदर अब लियू यंग ने आगे बढ़ते हुए बहुत ही अग्रेसिवली मू चैन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन मू चैन तो यहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए उसके हर एक हमले को सिर्फ डोज ही किए जा रहा था। इसकी वजह से वक्त के साथ साथ लियू यंग का गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ता जा रहा था। पर मू चैन तो यहाँ पे इसी मौके की तलाश में था, जब भी लियू यंग यहाँ पे गलती करेगा तो वो उस मौके का फायदा उठाते हुए उसे हरा देगा। और इसी बीच लियू यंग वहाँ पे गुस्से में गलती करता है और मू चैन तो वहाँ पे ऑलरेडी इसी मौके की तलाश में था। मू चैन वहाँ पे अपनी स्टोन ब्रेकिंग फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए लियू यंग के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर तो अब लियू यंग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। वो अपनी फैमिली की खास टेक्निक फ्लेम पंप से लगातार मू चैन के ऊपर हमले करने लगता है। इसकी वजह से मू चैन भी वहाँ पे थोड़ा घायल हो गया था और इस मौके का फायदा उठाकर लियू यंग मू चैन को हराने के लिए एक जायंट फ्लेम पंप से मू चैन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मू चैन ने भी अपनी द ग्रेट बुड्ढा हेमली आर्ट की पावर का यूज करते हुए लियू यंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और जैसे वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मू चैन का अटैक लियू यंग के अटैक को चीरते हुए सीधा जाकर उसे हिट कर जाता है, जिसकी वजह से लियू यंग वहाँ पे और भी बुरी तरह से घायल हो गया था। ये देखकर लियू यंग वहाँ पे अपनी बाइक की दी हुई उसी डिस्ट्रक्शन पिल को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन मू चैन ने टाइम रहते ही दोबारा उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वो पिल छीन ली थी। और जब मास्टर और बाकी दोनों एल्डर्स आकर उस डिस्ट्रक्शन पिल को देखते हैं तो वो भी हैरान होते हुए लियू यंग से कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डिस्ट्रक्शन पिल को यूज करने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन तभी एल्डर्स बीच में आते हुए लियू यंग को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसपे मास्टर साहब वहाँ पे ये सारा फैसला मू चैन के ऊपर छोड़ते हुए कहते हैं ये फैसला मू चैन के ऊपर है, अगर वो इसे माफ करता है तो हम भी इसे माफ कर देंगे। जिसपे मू चैन उस पिल को अपने पास रखते हुए कहता है ओके मैं इसे माफ करता हूँ, पर ये डिस्ट्रक्शन पिल मेरे पास ही रहेगी। जिसके लिए लियू यंग का भाई मू भाई भी इसके लिए मान गया था। और इसी के साथ एल्डर मू वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं क्योंकि मू चैन ने ये कॉम्पिटिशन जीत लिया है तो वो अर्थ क्लास से प्रमोट होकर अब हेमली क्लास में पहुंच चुका है। उसके बाद वहाँ पे और भी काफी सारी फाइट्स होती हैं और जो यहाँ पे ये फाइट जीतता जा रहा था वो वहाँ पे हेमली क्लास में प्रमोट होता जा रहा था। उसके बाद हमें अगले दिन नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के हेमली पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मू चैन काइनीर की मदद से एक ट्रायर जिसका नाम डेथ सील था उसे वहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हेमली पवेलियन हाउस से सीनियर हेमली क्लास के डिसेबल्स ही ट्रायर ले सकते थे। लेकिन क्योंकि डेथ सील एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रायर था तो इसलिए काइनीर मू चैन को वो लेने से मना कर रहे थे। पर तभी वहाँ पे मिस होम नाम की एक लड़की आकर मू चैन को वो ट्रायर ऑफर करती है, जो सुनकर काइनीर उससे जलती हुई कहती है नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मू चैन के लिए ये ट्रायर ले चुकी हूँ। जिसपे मिस होम वहाँ से जाते हुए मू चैन से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम बिला झिझक मेरे पास आ जाना। वहीं काइनीर भी वहाँ पे मू चैन को वो ट्रायर देते हुए कहती है अब क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है तो आगे आने वाले हंटिंग कॉम्पिटिशन में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उस हंटिंग कॉम्पिटिशन को जीतें। और अगर हम दोनों उस कॉम्पिटिशन को जीत गए तो हमें एक हाई लेवल की यूलिंग पिल मिलेगी। यूलिंग पिल का नाम सुनकर मू चैन भी वहाँ पे काइनीर की ये बात मान जाता है। लेकिन क्योंकि वो डेथ सील बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रायर था तो इसलिए काइनीर मू चैन को वो अकेले प्रैक्टिस नहीं करने देती और वो उसे वहाँ पे अपने साथ ट्रेनिंग अरीना के अंदर ले आती है, ताकि मू चैन वहाँ पे उसके सामने उस डेथ सील को प्रैक्टिस कर सके। और वहाँ पे उस ट्रेनिंग अरीना के अंदर और भी काफी सारे सीनियर डिसेबल्स ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, जो कि सभी मू चैन को वहाँ पे काफी गौर से देखते हुए घूर रहे थे। पर मू चैन उन सभी को इग्नोर करते हुए वहाँ पे उस डेथ सील को काइनीर के सामने बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है। और मू चैन के वहाँ पे थोड़ी देर उस डेथ सील को प्रैक्टिस करने के बाद उस ट्रेनिंग एनर्जी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होकर मू चैन की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और एक साथ इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अभी के लिए मू चैन की बॉडी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मू चैन अपने मन में कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मेरी मेरिडियंस एक्सप्लोड हो जाएंगी। लेकिन मू चैन यहाँ पे चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि वो डेथ सील मू चैन के कंट्रोल से बच जा चुकी थी। जो देखकर तो अब वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को यही लग रहा था कि आज ये लड़का यहीं पे मरने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक मू चैन का द ग्रेट बुड्ढा आर्ट एक्टिवेट होते हुए उस डेथ सील की पावर को सप्रेस कर देता है। और ऐसा होते ही मू चैन उस डेथ सील को वापस अपने
अपने कंट्रोल में लाते हुए अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। जो देखकर बेचारी काइनीर, जो कि मूचेन की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसकी भी मूचेन को कल्टीवेशन से बाहर आते हुए देखकर जान में जान आती है। लेकिन जब मूचेन उसे वहाँ पे अपना डेथ मार्क दिखाता है तो उसे देखकर काइनीर मूचेन के लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि इसका मतलब था कि मूचेन ने सक्सेसफुली उस डेथ सील को प्रैक्टिस कर लिया है। पर उसके बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी लियो टोंग नाम का एक लड़का बीच में आकर उनका रास्ता रोकते हुए कहता है, ये लड़का ऐसे यहाँ से नहीं जा सकता, ये अभी हेवनली क्लास का जूनियर डिसेबल है, और क्योंकि ये जूनियर डिसेबल था इसलिए ट्रेनिंग अरीना के अंदर आकर ट्रेनिंग करना डिजर्व नहीं करता, इसलिए अब इसे यहाँ पे मेरे साथ फाइट करके साबित करना होगा कि वाकई ये इस ट्रेनिंग अरीना के अंदर आकर ट्रेनिंग करने के लिए क्वालिफाइड है। ये सुनकर काइनीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे वो लियो टोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो मूचेन उसे रोकते हुए खुद आगे बढ़ जाता है लियो टोंग के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि मूचेन भी यहाँ पे अपनी नई मिली हुई डेथ मार्क के पास को चेक करना चाहता था और उसके लिए उसे एक पावरफुल ओपोनेंट की भी जरूरत थी, जो कि लियो टोंग के रूप में उसे मिल गया था। उसके बाद वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों ने आगे बढ़ते हुए अचानक एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अपने अटैक्स किए जा रहे थे। लेकिन एंड पे मूचेन अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करते हुए लियो टोंग के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, जिसे रोकना लियो टोंग के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे ही मूचेन का वो अटैक जाकर लियो टोंग को लगता है तो वो वहाँ से उड़ता हुआ सीधा पीछे जा गिरा था, जो देखकर तो वहाँ पे खड़े किसी भी सीनियर डिसेबल को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर एक जूनियर डिसेबल ने अपने सीनियर डिसेबल को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। उसके बाद हमें हंटिंग कंपटीशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर मू अनाउंस करते हुए उन सभी को बताते हैं कि इस कंपटीशन के लिए आप सभी को नॉर्थ वेस्ट जंगल में जाना होगा। इस नॉर्थ वेस्ट जंगल ने बहुत सारे लोगों की किस्मत को बदला है, क्योंकि कुछ लोगों ने जंगल के अंदर प्रैक्टिस करते हुए हेवन लेवल को अचीव कर लिया, जबकि कुछ लोग वहाँ पे मौजूद बीस्ट का शिकार होकर वहीं पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। और जो कोई भी तुम में सुन स्पिरिट बीस्ट की जितनी ज्यादा स्पिरिट कोर्स को हासिल करेगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा और टॉप 3 में आने वाली हर एक टीम को एक युवानलिंग पिल दी जाएगी। युवानलिंग पिल के बारे में सुनकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और उसी के साथ एल्डर मू ने वहाँ पे उस कंपटीशन को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट भी कर दी थी, जो सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स काफी तेजी से नॉर्थ वेस्ट जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद वो सभी इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जंगल के काफी अंदर आ गए थे और वहाँ पे मूचेन और काइनीर का सामना सबसे पहले 2 लो लेवल के स्पिरिट बीस्ट के साथ होता है, जिन्हें वो दोनों काइनीर के प्लान के मुताबिक अलग अलग दिशा में ले जाते हुए उनका सामना करने लगते हैं। और मूचेन यहाँ पे स्पिरिट बीस्ट के ऊपर जितने भी हमले कर रहा था उस स्पिरिट बीस्ट के ऊपर मूचेन के किसी भी हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा था, लेकिन इसी बीच मूचेन को स्पिरिट बीस्ट की कमजोरी मिल जाती है, जो कि उसकी गर्दन थी, और ये पता चलते ही मूचेन आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ काइनीर को तो अभी भी स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन तभी अचानक ही मूचेन वहाँ पे आते हुए उस स्पिरिट बीस्ट को घायल करके काइनीर को उसकी गर्दन के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। मूचेन की ये बात सुनकर काइनीर भी और ज्यादा देर न करते हुए सीधे जाकर उसकी गर्दन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पे मार देती है और उन दोनों के साथ साथ वहाँ पे बाकी डिसेबल्स ने भी शिकार करते हुए काफी सारे लो लेवल के स्पिरिट बीस्ट को मार गिराया था। उसके बाद इसी तरह से हम लोगों को शिकार करते करते रात हो जाती है और हम रात को मूचेन को वहाँ पे अपने डेथ मार्क की सेकंड फॉर्म को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी मूचेन बार बार लगातार उसमें फेल हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मू बाई और मिस होंग तो रात को भी शिकार कर रहे थे और इसी तरह वहाँ पे शिकार करते हुए उनके पास 10 स्पेशल सोर्स इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से अब उन्हें वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए नंबर 1 रैंक तो उन्हीं का ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पे उनका सामना एक हाई लेवल के बीस्ट के साथ होता है, कहने के लिए कहता है, जिसकी वजह से मजबूरन मिस होंग को भी उस बीस्ट के सामने जाना पड़ता है। पर मू बाई वहाँ पे उसकी मदद के लिए जा पाता उससे पहले मू बाई को वहाँ पे किसी बहुत ज्यादा पावरफुल खतरनाक वॉरियर के होने का एहसास होता है, इसलिए वो मिस होंग के बुलाने के बावजूद भी वहाँ से बाहर नहीं आता, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुका था और मू बाई को बाहर आते हुए ना देखकर बेचारी मिस होंग की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पे उसी पावरफुल वॉरियर ने आते हुए अपने सिर्फ एक अटैक में सही लेवल के बीस्ट को मार गिराया था, पर क्योंकि वहाँ पे उस वॉरियर के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे तो इसलिए वो मिस होंग और मू बाई को वहीं पे छोड़कर भाग जाता है, वरना वो वॉरियर जो कि एक ब्लड स्लगर था वो कभी भी ऐसे ही अपने शिकार को नहीं छोड़ता था और अगर आज उसके पीछे वो लोग ना पड़े होते तो आज उन दोनों को वहाँ पे मरना तय था। और ब्लड स्लगर के वहाँ से जाते मू बाई दोबारा मिस होंग को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है, पर मिस होंग भी अब यहाँ पे समझ चुकी थी कि मू बाई अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने के बावजूद भी वो वहाँ पे मू बाई के हाँ में लाने लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मू बाई एक बहुत ज्यादा कमीना इंसान है और वो अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ पे मार भी सकता है। और अभी मिस होंग वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि उसी ब्लड स्लगर का पीछे कर रहे थे और ये लोग कोई और नहीं बल्कि मू बाई के अंकल और उसके साथी थे। और यहाँ पे मू बाई को अपने अंकल से पता चलता है कि वो ब्लड स्लगर उनके फैमिली टायर को लेकर भाग रहा है, इसलिए वो भी वहाँ पे अपने अंकल के साथ चलने का फैसला करता है। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ दूसरे अकेडमी के डिसेबल्स किनशेंग और उसके साथी मू लैंग को परेशान कर रहे थे और वो लोग वहाँ पे उनसे उनके स्पिरिट सोल्स उन्हें देने के लिए कह रहे थे, लेकिन किनशेंग ने तो वहाँ पे ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था, जो देखकर उनमें से जोंग नाम के एक डिसेबल अचानक ही किनशेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मूचेन ने वहाँ पे आते हुए एक बार फिर से किनशेंग की जान बचा ली थी और उसके बाद हमें वहाँ पे ब्रदर जोंग और मूचेन के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें ब्रदर जोंग मूचेन को हराने के लिए उसके ऊपर अपने बहुत ज्यादा पावरफुल हमले करता है। लेकिन आखिर में मूचेन ने अपनी डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करते हुए ब्रदर जोंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल
ऊपर चुमा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल गई थी, जो देखकर वहाँ पे सभी को यही लग रहा था कि ब्रदर जोंग ने मूचेन को हरा दिया होगा, क्योंकि ब्रदर जोंग का कल्टीवेशन लेवल मूचेन से बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन जब वहाँ पे स्मोक खत्म होती है तो हम देखते हैं मूचेन ने ब्रदर जोंग को गर्दन से पकड़ रखा था, और उसी के साथ मूचेन वहाँ पे अपनी डिस्ट्रक्शन पिल को बाहर निकाल कर उस लड़की जो कि उनकी लीडर थी और उसका नाम मिस लिंग था, उसे धमकी देते हुए कोर्ट रूम में कहता है चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा न हो कि मुझे तुम सभी को यहाँ पे जान से मारना पड़े। मूचेन के वहाँ पे इस खतरनाक रूप को देखकर मिस लिंग के साथ साथ मूचेन के अपने साथी भी थोड़ा डर गए थे, और इसी के साथ मिस लिंग ने वहाँ पे डरते हुए अपनी हार मान ली थी। लेकिन वो मूचेन के करीब जाते हुए अचानक उसे वहाँ पे प्रपोज कर देती है, जो सुनकर तो वहाँ पे सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। लेकिन मूचेन ने तो वहाँ पे कोर्ट रूम में सीधे सीधे उसे मना कर दिया था, जो देखकर मिस लिंग उससे कहती है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमने स्नो वैली के अंदर जेड फ्रूट का पेड़ देखा है, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ वहाँ पे आ सकते हो। जेड फ्रूट का नाम सुनकर मूचेन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था, पर उसी के साथ उसे यहाँ पे ये भी पता चल गया था कि मिस लिंग ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वो खुद अकेली भी तो जेड फ्रूट को ले सकती थी। वो यहाँ पे ऐसे इसलिए कर रही थी क्योंकि जेड फ्रूट वाले पेड़ के पास उस पेड़ की रक्षा कर रहा एक स्पिरिट गार्डियन भी मौजूद होता है, इसलिए मिस लिंग अकेले वहाँ तक नहीं जा सकती थी। और मूचेन की अभी इतनी कमाल की पावर देखकर वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, इसलिए उसने यहाँ पे मूचेन को भी अपने साथ चलने को ऑफर दे दिया था। ये सब सोचकर मूचेन वहाँ पे उससे कहता है ओके ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ वहाँ पे चलने के लिए रेडी हैं, पर हमारा परसेंटेज कितना होगा। जिस पे मिस लिंग वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहती है अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो तो फिर तुम्हें इस जेड फ्रूट को बांटना ही नहीं पड़ेगा। वहीं मिस लिंग की ये सारी बातें सुनकर बेचारी कई नीर को उससे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, और ऊपर से मूलिंग वहाँ पे उसके मजे लेते हुए उसे वहाँ पे और भी ज्यादा जला रहा था। उसके बाद मूचेन उस जेड फ्रूट में से 30% लेने की बात करता है, जिसके लिए मिस लिंग भी वहाँ पे खुशी खुशी मान गई थी। उसके बाद वो सभी लोग किनशेन को वहीं पे छोड़कर स्नो वैली की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि किनशेन अभी बहुत ज्यादा कमजोर था, अगर वो उनके साथ जाता तो वो उनकी जान भी खतरे में डाल देता। वहीं दूसरी तरफ ब्लड स्लगर धीरे धीरे एक एक करके लियो फैमिली के सभी लोगों को मारे जा रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे मिस होंग का डर भी वहाँ पे बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो लोग तो अभी भी वहाँ पे ब्लड स्लगर का पीछे नहीं छोड़ रहे थे, और वो लोग दोबारा उसे वहाँ पे ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें उस स्नो वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे एप स्पिरिट बीस्ट उस जेड फ्रूट की रक्षा कर रहे थे। ये देखकर ब्रदर जोंग एक स्पिरिट बम का यूज करते हुए उन सभी एप स्पिरिट बीस्ट को वहीं पे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सभी धीरे धीरे उस केव में आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि वो जेड स्पिरिट फ्रूट उस केव के बिल्कुल एंड पे था, और तभी उन्हें उस केव से एप बीस्ट किंग के रोर करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो सभी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लड स्लगर को देखते हैं, जो लियो फैमिली के लोगों के साथ फाइट करते करते खुद भी थोड़ा घायल हो गया था, और वो भी अपनी इंजरीज को हील करने के लिए उस जेड फ्रूट की तलाश में स्नो वैली की तरफ बढ़ गया था। और यहाँ पे लियो फैमिली के लोग भी अच्छी तरह से ब्लड स्लगर के इरादे जान गए थे, इसलिए वो लोग भी वहाँ पे ब्लड स्लगर का पीछा करते हुए उसी स्नो वैली की तरफ निकल चुके थे। वहीं उस केव के अंदर उन सभी ने मूचेन के एक प्लान के मुताबिक चलते हुए उस एप बीस्ट किंग के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन उनके किसी भी हमले का उस एप बीस्ट किंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए मूचेन ने उस एप बीस्ट किंग के ऊपर अपनी डिस्ट्रक्शन पिल की मदद से हमला कर दिया था, और जैसे वो डिस्ट्रक्शन पिल उस एप बीस्ट के साथ टकराती है तो उसके इम्पैक्ट की वजह से वो एप बीस्ट किंग वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। लेकिन जैसे काइनीर उस जेड फ्रूट को लेने के लिए आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि तब तक वो एप बीस्ट किंग दोबारा होश में आ चुका था, जो देखकर मूचेन खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये बीस्ट स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल के अटैक से कैसे बच गया। लेकिन मूचेन के उस अटैक की वजह से अब उस एप बीस्ट किंग का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और वो वहाँ पे बहुत ही जोर से रोर करते हुए अपने बेहोश साथियों को भी बुलाने लगा था। ये देखकर मूचेन भी वहाँ पे अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहता है हम लोग यहाँ पे ऐसे ही हार नहीं मान सकते, ये एप बीस्ट किंग अभी बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, इसलिए हमें इसका ध्यान भटकाना होगा ताकि काइनीर उस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से जाकर उस जेड फ्रूट को ले सके। जिसपे मूचेन के साथी और खुद मूचेन भी सेम ऐसा ही करते हैं, वो सभी वहाँ पे मिलकर उस एप बीस्ट किंग के ऊपर हमला करके उसका ध्यान भटकाते हुए काइनीर को जल्दी से जाकर वो जेड फ्रूट लेने के लिए कहते हैं। और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार काइनीर ने भी उस जेड फ्रूट को हासिल कर ही लिया था, पर जैसे ही एप बीस्ट किंग ये देखता है तो उसका गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका था, और वो गुस्से से काइनीर के ऊपर एक जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मूचेन बीच में आते हुए अपनी दी ग्रेट वुड आर्ट का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है, जिससे टकराते ही वो एप बीस्ट किंग पीछे जा गिरा था। और इस बीच मूचेन वहाँ पे अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस जेड फ्रूट को लेकर वहाँ से भागने लगता है, ताकि उस एप बीस्ट किंग का सारा ध्यान उसके ऊपर आ जाए। और उसी के साथ उसने वहाँ पे अपने सभी दोस्तों को जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कह दिया था। लेकिन काइनीर तो यहाँ पे मूचेन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मिस लिंग उसे जबरदस्ती वहाँ से लेके चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ मूचेन उस एप बीस्ट किंग से बचते हुए उस स्नो वैली के काफी अंदर आ गया था, और तभी उसे वहाँ पे अपने सामने एक केव दिखती है, जो देखकर मूचेन अपनी जान बचाने के लिए सीधा उसे केव के अंदर ही चला जाता है। और वो केव एक हाई लेवल के स्पिरिट बीस्ट की केव थी, इसलिए पहले तो एप बीस्ट किंग भी डर के मारे उस केव के अंदर नहीं जाता, पर उसे वहाँ पे किसी भी हालत में अपना जेड फ्रूट वापस चाहिए था, इसलिए वो भी मूचेन का पीछा करते हुए उस केव के अंदर चला गया था। और वो वहाँ पे मूचेन की स्मेल का पीछा करते हुए उसके काफी करीब आ चुका था, जो देखकर मूचेन ने भी दोबारा वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए अपना ऑरा रिलीज कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे हाई लेवल के स्पिरिट बीस्ट ने आते हुए अपने सिर्फ 2 ही हमलों में उस एप बीस्ट किंग के ऊपर हमला करके उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि उस बेचारे एप बीस्ट किंग को समझने का मौका ही नहीं मिला था। वहीं दूसरी तरफ आज मूचेन की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उस हाई लेवल के स्पिरिट बीस्ट की नजर मूचेन के ऊपर नहीं पड़ती, और जैसे ही वो वहाँ से वापस अपने केव के अंदर जाता है तो मूचेन एप बीस्ट किंग
के स्पिरिचुअल सोल को लेने लगता है। पर उसी टाइम ब्लड स्लगर वहाँ आकर मूचन के ऊपर हमला करते हुए कहता है, जल्दी से वो जेड फ्रूट मेरे हवाले कर दो। ब्लड स्लगर से निकल रहे और को महसूस करके मूचन भी यहाँ पे समझ चुका था कि वो अभी के लिए उसके साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो जेड फ्रूट का एक टुकड़ा बाहर निकाल कर उसे दे देता है। लेकिन ब्लड स्लगर वहाँ पे गुस्से से उसे पूरे जेड फ्रूट की मांग करने लगता है। लेकिन मूचन पूरा जेड फ्रूट उसे इतनी आसानी से कैसे दे सकता था, इसलिए वो उसे केव वाले हाई लेवल के स्पिरिट बीस्ट के बेटे का ब्लड, जो कि उसे जंगल में हंटिंग के दौरान मिला था, उसे वो ब्लड स्लगर के ऊपर गिराते हुए वहाँ से केव के अंदर की तरफ भागने लगता है। लेकिन ब्लड स्लगर ने वहाँ पे काफी तेज से आगे बढ़कर मूचन का रास्ता रोकते हुए दोबारा उसके ऊपर हमला कर दिया था, जबकि मूचन भी यहाँ पे अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे ब्लड स्लगर को बराबरी की टक्कर दे रहा था। तभी अचानक ही वहाँ पे वही हाई लेवल का ड्रैगन लेपर्ड वहाँ पे आते हुए ब्लड स्लगर के ऊपर हमला कर देता है, और तब तक मूचन वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भाग चुका था। और ड्रैगन लेपर्ड ने वहाँ पे अपने सिर फेंक ही हमले में ब्लड स्लगर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और अपना काम खत्म करने के बाद वो दोबारा वहाँ से अपनी केव के अंदर चला गया था, और उसी के साथ उस ड्रैगन लेपर्ड को अपने बेटे का बदला लेने की भी शांति मिल चुकी थी। और उस ड्रैगन लेपर्ड को वहाँ से जाते हुए देखकर मूचन वहाँ पे आते हुए ब्लड स्लगर की स्टोरी ब्रेसलेट को लेकर वहाँ से अपने दोस्तों की तरफ निकल गया था। और मूचन के वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद ही लियो फैमिली के लोग भी उस केव के अंदर आ गए थे, जहाँ पे लोगों को ब्लड स्लगर की बॉडी मिलती है। पर जब वो लोग उसकी बॉडी को चेक करते हैं तो उसका स्टोरी ब्रेसलेट गायब था, और उसी के साथ ब्लड स्लगर की बॉडी के ऊपर डेथ मार्क के निशान थे। तो मुंबई का यहाँ पे सीधा सीधा शक मूचन की तरफ ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम मूचन के दोस्तों को देखते हैं, जो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उन एप बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्योंकि वो एप बीस्ट वहाँ पे तादाद में बहुत ज्यादा थे, इस वजह से मूचन के सभी दोस्तों की हालत उनके साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सभी एप बीस्ट मिलकर मूचन के दोस्तों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर एंड टाइम पे वहाँ पे मूचन ने कीरू की तरह एंट्री मारते हुए अपने सभी दोस्तों को बचा लिया था। लेकिन अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में अब मूचन उन सभी एप बीस्ट के निशाने पे आ गया था। और जैसे वो सभी एप बीस्ट मूचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मूचन वहाँ पे एप बीस्ट किंग की सोल कोर को बाहर निकालता है, जिसे देखते ही वो सभी के सभी एप बीस्ट डर के मारे वहाँ से भाग गए थे, जो देखकर मूचन के सभी दोस्त वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और जैसे वो सभी वहाँ पे मूचन से उस सोल कोर के बारे में सवाल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अचानक ही वहाँ पे लियो फैमिली के लोग भी आ जाते हैं। और मूव भाई आगे आकर कोर्ट रूम में मूचन को ब्लड स्लगर के बारे में सारी बात बताते हुए कहता है कि हमें ब्लड स्लगर की बॉडी के ऊपर डेथ मार्क के निशान मिले हैं, और यहाँ पे ये सभी लोग जानते हैं कि डेथ मार्क को तुम ही कल्टीवेट कर रहे हो, जिसका मतलब है ब्लड स्लगर से हमारा फैमिली टायर भी तुमने ही चुराया होगा। जिसमें मूचन वहाँ पे उनसे कहता है कि हाँ ये सच है कि मेरा और ब्लड स्लगर का सामना हुआ था। लेकिन एंड टाइम पे वहाँ पे ड्रैगन लेपर्ड आ गया था, जिसे देखते ही मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया था। पर मुंबई के अंकल लियो मिंग को तो ये सब मूचन की एक झूठी कहानी लग रही थी, इसलिए वो गुस्से से मूचन को उनका फैमिली टायर वापस देने के लिए कहता है। लेकिन मूचन वहाँ पे सेम उसे भी पहले वाला ही जवाब देता है, जो सुनकर लियो मिंग मूचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसी समय एल्डर मू ने वहाँ आकर लियो मिंग के ऊपर हमला करके वहाँ पे मूचन की जान बचा ली थी। और उसी के साथ एल्डर मू वहाँ आकर गुस्से से लियो मिंग से कहते हैं, जब मेरा डिसेबल कह रहा है कि उसके पास तुम्हारी फैमिली का कोई टायर नहीं है, तो फिर तुम लोग उसे तंग क्यों कर रहे हो? और क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि अभी नॉर्वेस्ट जंगल में हंटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है? तो फिर इसके बावजूद भी तुम लोगों के यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? एल्डर को इस तरह से गुस्से में देखकर लियो मिंग उनसे माफी मांगते हुए फौरन ही अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल गया था, क्योंकि वो जानता था कि एल्डर मू कितने ज्यादा पावरफुल है, और अगर एल्डर मू को गुस्सा आ गया तो वो उन सभी को अपने सिर्फ एक हमले में ही खत्म कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह हंटिंग कॉम्पिटिशन भी खत्म हो जाता है। और अब रिजल्ट का वक्त था, जहाँ पहले तो लियो यंग और उसका भाई मूबाई जीत रहे थे, लेकिन जब मूचन वहाँ पे ब्लड स्लगर वाली कोर्स को बाहर निकालकर उन्हें दिखाता है तो एल्डर मू के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और इस तरह मूचन की टीम ये कॉम्पिटिशन जीत गई थी, जो देखकर मूबाई को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, पर अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद एल्डर मू टॉप 3 में आने वाली सभी टीम्स को एक एक लिंक पिल दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लियो फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियो फैमिली के लीडर तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि उनका फैमिली टायर मूचन के पास है। और ये पता चलते ही फैमिली लीडर ने अपने सेकंड ब्रदर को मूचन को रास्ते से हटाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि लियो फैमिली के लिए दोबारा उसी एप बीस्ट किंग वाली केव के अंदर देखते हैं, जो कि अभी के लिए मूचन की प्रैक्टिस के लिए सबसे सेफ जगह थी। मूचन वहाँ पे जेड फ्रूट को खाते हुए दोबारा वहाँ पे अपने डेथ मार्क की सेकंड फॉर्म को कल्टीवेट करने लगता है। और जैसे जैसे मूचन वहाँ पे उसमें कामयाब हो रहा था, वैसे वैसे उस डेथ मार्क ने मूचन की बॉडी के ऊपर कब्जा करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पे दी ग्रेट बुड्ढा और एक बार फिर से मूचन की मदद करते हुए डेथ मार्क की पावर को सप्रेस कर देता है। और इसी के साथ मूचन ने वहाँ पे अपने डेथ मार्क की सेकंड फॉर्म को भी सक्सेसफुली अचीव कर लिया था। जिसके बाद मूचन वहाँ से वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया था। लेकिन रास्ते में वो लियो क्लैन के बिछाए हुए एक लूप के अंदर फंस जाता है, जिसके अंदर मूचन के ऊपर लगातार हमले भी होने लगे थे। और ये सब कोई और नहीं बल्कि वही सेकंड प्रिंस ही कर रहा था। लेकिन मूचन वहाँ पे बहुत ही तेज से मूव करते हुए उसके सभी हमलों को डोज करके वहाँ पे उस लूप फॉर्मेशन को भी ढूंढ रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे उस लूप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किए बगैर उससे बाहर नहीं आ सकता था। और वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार मूचन उस फॉर्मेशन को ढूंढ ही लेता है। और जैसे वो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है तो सेकंड प्रिंस ने वहाँ पे एक बहुत बड़े स्पेस से मूचन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए मूचन भी वहाँ पे अपनी दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से उसने वहाँ पे सेकंड प्रिंस के स्पीयर को तो रोक लिया था। लेकिन अभी भी वो वहाँ पे उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी जान दांव पे लगाते हुए अपने डेथ मार्क की पावर से उस लूप फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है। और इस बीच उस स्पीयर ने भले ही मूचन को वहाँ पे थोड़ा सा घायल कर दिया था, पर वो सक्सेसफुली उस लूप फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ से बाहर आ गया था, जो देखकर
सेकंड प्रेस मूचेन को वहाँ पे ज्यादा चांस न देते हुए दोबारा उसके ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, जिसे रोकना धीरे धीरे वहाँ पे मूचेन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। पर तभी वहाँ पे मूचेन के अंकल जाओ ने आते हुए उसे सेकंड प्रेस के हमले से बचा लिया था। और अंकल जाओ वहाँ पे मूचेन की ऐसी हालत देखकर गुस्से से लियो जोंग से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के ऊपर हमला करने की, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो? पर बेचारा लियो जोंग तो वहाँ पे अंकल जाओ को देखकर ही बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो फौरन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जो देखकर अंकल जाओ भी गुस्से से लियो जोंग के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन मूचेन उन्हें वहीं पे रोककर वापस अपनी मूव फैमिली में चलने के लिए कहता है। उसके बाद हमें मूव फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अंकल जाओ ने सारी बात मूचेन के पिता यानी क्लैन लीडर को बता दी थी, जिस पे मूचेन के पिता मूचेन को तसल्ली देते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे तुम फिक्र ना करो, हम फ्यूचर में तुम्हारा बदला जरूर लेंगे और मुझे तुम पे गर्व है जो तुमने स्पिरिचुअल मोमेंटम के मिडिल स्टेज पे होते हुए अभी लियो जोंग जो कि एक डिवाइन सोल रियलम का कल्टीवेटर है उसे बराबरी की टक्कर दी। अपने पिता से अपनी तारीफ सुनकर मूचेन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो लियो फैमिली को उसी आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर उसे अपने पिता को दिखाते हुए कहता है, फादर क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? आखिर लियो फैमिली इस आर्टिफैक्ट को बिल्कुल पागलों की तरह क्यों ढूंढ रही है? जिस पे मूचेन के पिता उस आर्टिफैक्ट को बहुत ही गौर से देखते हुए मूचेन को बताते हैं कि मुझे तो ये जीनो बर्ड की पैटर्न की लग रही है, जिसका मतलब है कि लियो फैमिली इस जीनो बर्ड के आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए जीनो बर्ड बीस्ट को हासिल करना चाहते हैं, जो कि आपके सबसे खतरनाक बीस्ट में नंबर 11 पे आता है। और जब मूचेन के पिता मूफेन उस आर्टिफैक्ट के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालते हैं तो उन्हें वहाँ पे सारी बात समझ आ गई थी कि एक जीनो बर्ड बीस्ट अपनी एवोल्यूशन के दौरान बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था और लियो फैमिली इसी बात का फायदा उठाते हुए उस जीनो बर्ड बीस्ट को हासिल करना चाहती थी। और इस आर्टिफैक्ट की मदद से लियो फैमिली को उस जीनो बर्ड बीस्ट की लोकेशन भी पता चल गई थी। वहीं दूसरी तरफ लियो जोंग भी अपने फैमिली हाउस पहुंच चुका था और उसने सारी बात जाकर अपने क्लैन लीडर को बता दी थी। जो सुनकर क्लैन लीडर को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन क्लैन लीडर बहुत ही ज्यादा समझदार था। तो लियो जोंग से कहता है कि पूरी आर्मी तक मेरा ये ऑर्डर पहुंचा दो, हम लोग अभी के अभी डार्कबाई फॉरेस्ट के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है मूफेंग को भी उस जीनो बर्ड बीस्ट की लोकेशन पता चल गई होगी, इसलिए हमें वहाँ पे किसी भी हालत में उनसे पहले पहुँचना होगा। वहीं दूसरी तरफ मूफेंग ने भी अपने लोगों को डार्कबाई फॉरेस्ट में जाने के ऑर्डर्स दे दिए थे और जब मूचेन भी वहाँ पे अपने पिता से साथ चलने की बात करता है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर तुमने स्पिरिचुअल मोमेंटम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं तुम्हें अपने साथ डार्कबाई फॉरेस्ट में ले जाने के लिए तैयार हूँ। अपने पिता की इशारा सुनकर मूचेन भी इसके लिए एग्री हो गया था, जिसके बाद मूचेन के पिता उसे ट्रेनिंग अरीना के अंदर ले आते हैं, जहाँ पे वो अपने क्लैन के सोल्जर्स के लिए एक कैरी फॉर्मेशन बनवा रहे थे ताकि वो लोग जितना ज्यादा हो सके खुद को पावरफुल बना सके। और उस फॉर्मेशन को वहाँ पे मास्टर वांगलिंग बना रहे थे और मास्टर वांगलिंग को वहाँ पे वो फॉर्मेशन एरे बनाते हुए देखकर मूचेन कहता है कि ये काम तो मुझे इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं लग रहा। और ये कहकर मूचेन भी वहाँ पे मास्टर वांगलिंग की नकल करते हुए सेमोनी की तरफ फॉर्मेशन एरे को बनाने लगा था। और जब मास्टर वांगलिंग की नजर वहाँ पे मूचेन के ऊपर पड़ती है तो वो मूचेन को फॉर्मेशन एरे बनाते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि मूचेन ने भी वहाँ पे बिल्कुल मास्टर वांगलिंग की तरह एक फॉर्मेशन सील बना ली थी। और मूचेन के इस अमेजिंग टैलेंट को देखकर मास्टर वांगलिंग को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और मूफेंग के कहने पर मास्टर वांगलिंग मूचेन को फॉर्मेशन एरे के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए 2 स्क्रॉल्स देते हैं, जिनके अंदर फॉर्मेशन एरे के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था, जो देखकर मूचेन भी खुशी खुशी उन स्क्रॉल्स को लेते हुए मास्टर वांगलिंग का शुक्रिया अदा करता है। वही मास्टर मूफेंग को तो वहाँ पे अपने बेटे मूचेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम मूचेन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ कई घंटों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार मूचेन नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए स्पिरिचुअल मोमेंटम रियलम के लेट स्टेज में पहुंच गया था। लेकिन क्योंकि अभी भी मूचेन के पास बहुत ज्यादा समय बचा था, इसलिए उसने फॉर्मेशन सील को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और इसी तरह काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार मूचेन ने फॉर्मेशन एरे में भी मास्टरी हासिल कर ली थी। और उसी के साथ वो दिन भी आ जाता है जब मू फैमिली को पता चलता है कि लियो फैमिली अपनी आर्मी को लेकर डार्कबाई फॉरेस्ट की तरफ निकल चुकी है। और ये पता चलते ही मू फैमिली भी उनके पीछे पीछे अपनी आर्मी लेकर डार्कबाई फॉरेस्ट की तरफ निकल चुकी थी। लेकिन उन्होंने डार्कबाई फॉरेस्ट में जाने के लिए एक अलग रास्ते को चूज किया था, जहाँ वो लोग काफी सावधानी से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बीच रास्ते में उनका सामना लियो फैमिली के साथ हो जाता है। और क्योंकि ये दोनों ही फैमिलीज एक दूसरे की जानी दुश्मन थी, तो इसलिए दोनों ही फैमिलीज वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी अचानक ही उनकी नजर वहाँ पे सोल ईटिंग स्पिरिट बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिनका सामना वहाँ पे एक लेवल 6 का स्पिरिट बीस्ट भी नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही सोल ईटिंग स्पिरिट बीस्ट की नजर उन दोनों फैमिलीज के लोगों के ऊपर पड़ती है, तो उन्होंने अचानक ही वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिनसे बचने के लिए दोनों फैमिलीज के लोग भी वहाँ पे अलग अलग दिशा में भागने लगे थे। पर इस सब में वहाँ पे लियो फैमिली के काफी सारे लोग मारे गए थे। और सोल ईटिंग बीस्ट से बचने के लिए मूचेन को भी वहाँ पे अपने पिता से अलग होना पड़ा था। और यहाँ पे मूचेन को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इन सोल ईटिंग स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो वहाँ पे अपने अंकल के मना करने के बावजूद भी उन सोल ईटिंग बीस्ट के पीछे चला गया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे मूव भाई भी मूचेन के ऊपर नजर रखे हुए था। वहीं मूचेन उन सोल ईटिंग बीस्ट का पीछा करते हुए उनके छत्ते के पास पहुंच चुका था और वो वहाँ पे अपने अंकल और बाकी साथियों को उन सोल ईटिंग बीस्ट का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। मूचेन की ये बात सुनकर वो लोग भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं,
जिसका फायदा उठाकर मूचन वहाँ पे उसी छत्ते के पास चला गया था, जहाँ पे उसे स्पिरिचुअल इंसेक्ट क्लैन के मास्टर का एक पैगाम मिलता है जो उसने मरने से पहले वहाँ पे लिखा था। और उस मास्टर के हाथ में वहाँ पे एक फ्लूट भी थी जो कि हवा के झोंके की वजह से वहाँ पे खुद ब खुद ही बज रही थी, जो देखकर मूचन ने वहाँ पे उस फ्लूट को उठा लिया था। और ये फ्लूट आगे चलकर डार्कर बाय फॉरेस्ट में मूचन के काफी ज्यादा काम आने वाली थी। पर जैसे मूचन वहाँ से जाने लगता है तो मुंबई ने उससे वो फ्लूट छीनने के लिए अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिससे मूचन ने वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाया था। लेकिन मुंबई तो वहाँ पे लगातार अपनी फैमिली कलर टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही अग्रेसिवली मूचन के ऊपर हमले किए जा रहा था। पर मूचन ने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से उस फ्लूट को बचाते हुए वहाँ पे अपनी मदद के लिए सोल ईटिंग स्पिरिट बीस्ट को बुला लिया था, जिनको देखते ही मूचन वहाँ से अपनी जान बचाते हुए उसी समय डर के मारे वहाँ से भाग गया था। वहीं मूचन भी वहाँ पे अपने पिता को ढूंढने के लिए अपने पिता वाली दिशा की तरफ चला गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मास्टर मूफिन को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ पॉइजनस रिवर के सामने आके रुक गए थे और उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो लोग इस पॉइजनस रिवर को कैसे क्रॉस करें। तभी मूचन भी अपने साथियों को लेकर वहाँ पे आ गया था और मूचन वहाँ पे कुछ लकड़ियों का यूज करते हुए उन्हें वहाँ पे क्रोकोडाइल्स के साथ बांधते हुए नाव बना देता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ पे उस पॉइजनस रिवर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे एक पॉइजनस स्नेक बीस्ट उस रिवर से बाहर आते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर मास्टर मूफिन ऊपर हवा में उड़ते हुए उस स्नेक बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो स्नेक बीस्ट वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए न सिर्फ वहाँ पे मूफिन के हमलों को डॉज कर रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे मूव फैमिली के लोगों को मारते हुए उन्हें वहाँ पे खाने भी लगा था, जो देखकर मूचन वहाँ पे एक बार फिर से उसी फ्लूट को बजाता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वो सोल ईटिंग स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे पहुंच चुके थे। और उन सोल ईटिंग स्पिरिट बीस्ट ने वहाँ पे एक ही झटके में उस पॉइजनस स्नेक बीस्ट को वहाँ पे खत्म कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर मूव फैमिली के लोग वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद हमें डार्कर बाय फॉरेस्ट के माउंटेन्स वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए दोनों फैमिलीज वहाँ पे एक बार फिर से आमने सामने आ गए थे। और अब की बात वहाँ पे उन दोनों फैमिलीज के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग भी छिड़ गई थी। और इस बीच मौके का फायदा उठाकर मूचन काफी तेजी से उस माउंटेन की चोटी की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर मुंबई भी वहाँ पे उसका पीछे करने लगा था। और जैसे ही मूचन वहाँ पे पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंचता है तो मूचन ने पीछे से दोबारा उसके ऊपर हमला कर दिया था। और क्योंकि मूचन भी यहाँ पे मुंबई से पीछे छुड़वाना चाहता था, इसलिए वो भी वहाँ पे जानबूझकर उसके अटैक से टकराते हुए नीचे खाई में गिर गया था, क्योंकि उस आर्टिफैक्ट के मुताबिक वो जिनो बर्ड बीस्ट उसी खाई में ही मौजूद था। पर मुंबई को यहाँ पे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर मूचन उसे इतनी आसानी से कैसे हार गया, इसलिए मूचन के पीछे पीछे वो भी उस खाई में चला गया था, जहाँ पे उस खाई में एक बार फिर से उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। और उन दोनों की फाइट की वजह से वहाँ पे मौजूद एक बड़ा सा स्टोन भी टूट गया था, जैसे जिनो बर्ड बीस्ट का एक बहुत बड़ा एग बाहर आता है, जिसको लेकर वहाँ पे उन दोनों में एक बार फिर से फाइट स्टार्ट हो गई थी। पर इसी बीच वहाँ पे उस एग की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और जिनो बर्ड बीस्ट के एग ने वहाँ पे हर एक पर्सन की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जो देखकर मूचन वहाँ पे सारी बात समझ जाता है और वो अपने पिता को बताता है कि ये सब इस जिनो बर्ड बीस्ट का ही प्लान था। उसने अपने सर्टिफिकेट का यूज करते हुए हम सभी को जानबूझ के यहाँ पे बुलाया, ताकि वो हम सभी को यहाँ पे बुलाकर हम सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए दोबारा अपनी पावर बढ़ा सके। अपने बेटे की ये बात सुनकर मूफिन जल्दी से अपने लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और उनके पीछे पीछे लियो फैमिली के लोग भी वहाँ से भागने लगे थे। और जैसे वो लोग वहाँ पे उस जिनो बर्ड बीस्ट की नींद से बाहर आते हैं तो अब वो जिनो बर्ड बीस्ट वहाँ पे उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पे काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व कर ली थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से उस एग से बाहर आते हुए अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गया था। और उसी के साथ साथ वहाँ पे दोबारा उसकी हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ उसकी ट्रिब्यूलेशन के दौरान वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे बचने के लिए वहाँ पे मौजूद सभी लोग भागने लगे थे। लेकिन इस बीच वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोन उड़ते हुए आकर सीधे मूचन को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से मूचन वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गया था। और जब मूचन को दोबारा होश आता है तो उसके पिता वहाँ पे उसे बताते हैं कि कैसे वो जिनो बर्ड वहाँ पे एक्सप्लोड हो गया था और उस ब्लास्ट में तुम भी वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो गए थे। खैर ये सब जानने के बाद मूचन खुद से ही कहता है चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अब हमें लियो फैमिली से कोई खतरा नहीं है। और ये कहकर मूचन ने वहाँ पे खुद को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए दोबारा अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मूचन वहाँ पे रिवान लिंक पिल को भी खा लेता है और उसके रिफाइन करते हुए मूचन वहाँ पे स्पिरिचुअल रिंग रियल में ब्रेक थ्रू कर गया था, जो देखकर तो मूचन का वहाँ पे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और जैसे ही वो वहाँ से उठकर अपने पिता को ये खुशखबरी देने के लिए जाने लगता है तो तभी अचानक उसे वहाँ पे अपने माइंड में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था और उसी के साथ वो अपने सोल सीरियलम के अंदर आ गया था, जहाँ अब उसके सोल सीरियलम के अंदर जिनो बर्ड बीस्ट भी मौजूद था। इसे देखकर मूचन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। और ये कहते ही मूचन को वहाँ पे याद आता है कि वो पत्थर जो कि उसके साथ आके टकराया था वो असल में कोई पत्थर नहीं था बल्कि जिनो बर्ड ही था। लेकिन यहाँ पे जिनो बर्ड बीस्ट की पावर की वजह से मूचन का सोल सीरियलम धीरे धीरे वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगा था। और जैसे मूचन उसे शांत करवाने के लिए वहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है तो जिनो बर्ड बीस्ट ने वहाँ पे एक लड़की का रूप ले लिया था और वो गुस्से से मूचन से कहती है कि तुम घटिया इंसानों ने सोच भी कैसे लिया था कि वो मेरे जैसे एक महान बर्ड बीस्ट को अपना गुलाम बना लेंगे। जिसपे मूचन उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और अगर तुम अभी भी यहाँ से जाना चाहती हो तो बेशक जा सकती हो। जिसपे जिनो उसे कहती है हाँ मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सोल सीरियलम को डिस्ट्रॉय करने के बाद। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर मजबूरन मूचन को वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रिंग पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करना पड़ता है। लेकिन जिनो ने वहाँ पे मूचन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और आपने उस अटैक को बेकार जाते हुए देखकर मूचन वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन तभी हम वहाँ पे एक ब्लैक ट्रेसमैन को देखते हैं जिसने मूचन के अटैक की पावर का यूज करते हुए खुद को वहाँ पे एक्टिवेट कर लिया
गया था। और उस ब्लैक लिस्टमैन को देखकर मूचन भी हैरान होते हुए कहता है, ये ब्लैक लिस्टमैन तो मुझे स्पिरिचुअल लैंड में मिला था, लेकिन आज तक मुझे ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये किस काम का है। और देखते ही देखते उस ब्लैक लिस्टमैन ने वहाँ पे ट्रैप फॉर्मेशन बनाते हुए जिनियो को वहाँ पे उसके अंदर ट्रैप कर लिया था। जो देखकर तो जिनियो का गुस्सा वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए उसने लगातार वहाँ पे उस ट्रैप फॉर्मेशन के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। और मूचन उसे वहाँ पे शांत करवाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जिनियो तो वहाँ पे उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। जो देखकर मूचन बाद में बात करने का सोचकर अपने सोल सीरियल से वापस आ गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 5 ग्रेड अकेडमीज ने नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी को एक बहुत बड़ी पोजीशन दे दी थी। और इसका कारण नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के मास्टर को मूचन ही लग रहा था। और ये सोचकर नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के हेड मास्टर अपने एलएस से कहते हैं कि जाकर हमारे सभी डिसेबल्स को बता दे कि वो आने वाले कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दे। और इस बात का पता मास्टर मूफेंग को भी एक लेटर के जरिए चल गया था, इसलिए वो अपने बेटे मूचन से कहते हैं कि इस बार 5 ग्रेड अकेडमीज की नजर तुम्हारे ऊपर होने वाली है, और अगर तुमने इस कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म किया तो 5 ग्रेड अकेडमीज में तुम्हारा एडमिशन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और मूचन तो वैसे भी लियू लू के लिए 5 ग्रेड अकेडमीज को ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए मूचन ने वहाँ पे अपने मन ही मन में ठान ली थी कि वो उस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने वाला है। और तभी वहाँ पे एल्डर आकर मास्टर मूफेंग को बताता है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन न बना पाने की वजह से बहुत सारे लोग हमारे क्लैन को छोड़कर जा रहे हैं, जबकि हमारे मुकाबले में लियो फैमिली ने ऑलरेडी उस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को बना लिया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लियो फैमिली बहुत जल्द हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, इसलिए अब हमें किसी भी हालत में एक लेवल 2 के फॉर्मेशन मास्टर को ढूंढना होगा, ताकि हम लोग भी लियो क्लैन की तरह एक स्पिरिट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बना सके। उस एल्डर की ये बात सुनकर मूचन खुद ही वहाँ पे उस स्पिरिट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए रेडी हो गया था। और उसके पिता ने भी मूचन के टैलेंट को देखते हुए उसे वहाँ पे एक चांस दे दिया था, जिसके बाद मूचन ने वहाँ पे मास्टर वांग लिन और उनके साथियों की मदद से देखते ही देखते वहाँ पे स्पिरिट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर दिया था। और जहाँ मास्टर वांग लिन और उनके साथी न जाने कितनी बार स्पिरिट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को बनाते हुए फेल हो गए थे, वो भी इस बार मूचन के साथ होने की वजह से उस स्पिरिट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब हो गए थे, जिसमें मूचन ने वहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। और अगर मूचन वहाँ पे उनके साथ ना होता तो वो कभी भी अकेले स्पिरिट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को नहीं बना पाते। जो देखकर सभी लोग वहाँ पे मूचन की तारीफें करने लगे थे, और उसी के साथ साथ वो सभी लोग मूचन से सवाल करते हुए ये भी पूछ रहे थे कि आखिर तुमने ये सब कैसे कर दिया, जिसपे मूचन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि ये सब तो खुद ब खुद ही हो गया था। और मूचन से खुश होकर मास्टर वांग लिन ने वहाँ पे मूचन को एक और स्क्रॉल दे दिया था फॉर्मेशन एरे की प्रैक्टिस करने के लिए। और उसी के साथ मास्टर वांग लिन मूचन से कहते हैं कि ये स्क्रॉल तुम्हारे आगे के कंपटीशन के लिए तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए मूचन ने भी खुशी खुशी वहाँ पे स्क्रॉल को ले लिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एल्डर मू को देखते हैं जो कि अपने सभी डिसेबल्स को इकट्ठा करते हुए मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में बताते हैं। और उसी के साथ उन्हें यह भी बताते हैं कि जो कोई भी डिसेबल उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीत गया उसे 5 ग्रेड अकेडमीज को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और इसके लिए एल्डर मू अपने सभी डिसेबल्स को एक स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले थे, ताकि एल्डर मू के सभी डिसेबल्स जल्द से जल्द स्पिरिचुअल रिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाएं। पर जब एल्डर मू को पता चलता है कि मूचन ने तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल रिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो वो खुश होते हुए मूचन से कहते हैं मैं तुमको इन सभी से अलग ट्रेनिंग दूंगा। और क्योंकि 5 ग्रेड अकेडमीज ने ये मौका नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी को सिर्फ मूचन की वजह से दिया था, तो इसलिए एल्डर मू मूचन को लेकर अपने पवेलियन हाउस के अंदर आते हुए उसे कहते हैं हेडमास्टर ने खास तुम्हारे लिए एक पैगाम भिजवाया है कि 5 ग्रेड अकेडमीज के मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए तुम्हें जिस भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज की जरूरत हो वो तुम यहाँ से ले सकते हो, लेकिन नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के बाकी के सभी कोर डिसेबल्स मूचन को 3rd फ्लोर के ऊपर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और वो सभी गुस्से से उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए भी कहने लगे थे, लेकिन एल्डर मू ने गुस्से से वहाँ पे उन सभी को चुप करवा दिया था। वहीं मूचन वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स की बातों को इग्नोर करते हुए अपने लिए कोई सूटेबल टेक्निक की तलाश करने लगता है, जहाँ मूचन को अपने लिए 2 टेक्निक्स पसंद आती हैं। लेकिन क्योंकि पवेलियन हाउस का यह असूल था कि एक डिसेबल एक टाइम पे एक ही टेक्निक को चूज कर सकता था, इसलिए मूचन वहाँ पे उन दोनों टेक्निक्स के बीच में कंफ्यूज हो गया था। जो देखकर एल्डर मू उससे कहते हैं कि तुम इन दोनों टेक्निक्स को रख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। तुम्हें मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर किसी भी हालत में मू भाई को हराना होगा। और मू भाई क्योंकि ऑलरेडी मूचन का दुश्मन था, इसलिए मूचन ने भी एल्डर मू की शर्त को मान लिया था। जिसके बाद एल्डर मू मूचन को वो दोनों टेक्निक सिखाने के लिए ट्रेनिंग अरीना के अंदर ले आए थे। और एल्डर मू वहाँ पे मूचन के ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए उसकी बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाने लगे थे, जिसमें पहले तो मूचन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो बार बार उसमें नाकाम भी हुए जा रहा था। लेकिन काफी दिनों की हार्ड प्रैक्टिस के बाद आखिरकार मूचन ने शैडो स्टेप टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। उसके बाद हमें मू भाई को भी दिखाया जाता है, जिसे मू भाई के पिता एक सीक्रेट इवल टेंपल के अंदर छोड़ गए थे, और वहाँ पे मू भाई भी दिन रात अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। वहीं इसी तरह मूचन को प्रैक्टिस करते करते वहाँ पे पूरा 1 महीना गुजर चुका था, जहाँ अब मूचन ने अपनी सभी टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। इवन अब वो सील फॉर्मेशन एरे बनाने में भी काफी ज्यादा माहिर हो चुका था। और मूचन को इतने कम अरसे में इतना ज्यादा गुरु करते हुए देखकर खुद एल्डर मू भी बहुत ज्यादा हैरान थे। और अब तो एल्डर मू को मूचन एक ग्रेट जीनियस लगने लगा था, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और मूचन के साथ साथ एल्डर मू के बाकी सभी डिसेबल्स ने भी बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उन सभी ने भी स्पिरिचुअल रिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया था। पर उनकी सारी उम्मीदें तो मूचन के ऊपर ही थी, इसलिए वो कंपटीशन से एक दिन पहले मूचन से कहते हैं कि आज तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी, और यही तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी पार्ट होने वाला है, जिसके लिए मूचन भी एग्री हो गया था। उसके बाद हमें मूचन और एल्डर मू के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, जहाँ एल्डर मू मूचन के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे। पर मूचन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था, इसलिए सबसे पहले वो वहाँ पे अपनी शैडो स्टेप
टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद उसने पीछे से अपने बुड्ढा आर्ट से मिली हुई नई पावर का यूज करके उसे वहाँ पे एम्परर फिंगर के साथ मिला दिया था। और मूचन के इतने खतरनाक अटैक को देखकर ही एल्डर मो ने वहाँ पे अपनी हार मान ली थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है और इस कंपटीशन को देखने के लिए वहाँ पे मूचन के पिता और मूबई के पिता भी आए हुए थे और इस कंपटीशन को 5 ग्रेड अकेडमीज के एक एल्डर होस्ट करने वाले थे। और वो एल्डर वहाँ पे आते हुए कहता है कि मैं सबसे पहली फाइट ईस्ट अकेडमी के मूचन की वेस्ट अकेडमी के चैन के साथ करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वो एल्डर यहाँ पे खास मूचन के लिए ही आया था। जिसके बाद वहाँ पे मूचन और चैन के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ चैन मूचन को हराने के लिए लगातार वहाँ पे उसके ऊपर हमले किए जा रहा था, पर चैन बेचारा तो मूचन को इस फाइट में टच भी नहीं कर पाता। पर जब मूचन चैन के ऊपर हमला करता है तो बेचारा चैन मूचन के इस एक हमले को भी नहीं रोक पाता और मूचन ने उसे गर्दन से पकड़ते हुए ऊपर हवा में उठा दिया था, जिसके साथ ही मूचन ये फाइट जीत गया था। उसके बाद हमें ईस्ट और वेस्ट अकेडमी दोनों के डिसेबल्स के बीच में बहुत सारे कंपटीशन देखने को मिलते हैं, जहाँ ईस्ट अकेडमी की तरफ से मूचन जीतते हुए आ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट अकेडमी की तरफ से मूबई जीतते हुए आ रहा था। पर जब मूबई का सामना मूचन के फ्रेंड के साथ होता है तो मूचन मूबई के फ्रेंड को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। इवन मूबई ने उसे वहाँ पे मार कर उसकी हालत ही खराब कर दी थी, लेकिन बिल्कुल एंड समय पे उस एल्डर ने इस फाइट को बीच में रुकवाते हुए उन दोनों के दरमियान टाई करवा दिया था, जो देखकर तो मूबई गुस्से से वहाँ पे पूरा पागल हो गया था। वहीं मूचन के दोस्त की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर मूचन को भी मूबई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। जिसके बाद वो एल्डर वहाँ पे उसी फाइट की अनाउंसमेंट करता है जिसका वहाँ पे सभी को इंतजार था, मूचन वर्सेस मूबई। और वहाँ पे मौजूद सभी लोग इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि मूबई और मूचन दोनों ही नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के सबसे पावरफुल डिसेबल्स थे। पर आज इस फाइट से उन दोनों के दरमियान फैसला होने वाला था कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। खैर उसके बाद वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ उन दोनों ने बैटल अरीना के अंदर आते ही अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया था। पर मूबई ने आगे बढ़ते हुए बहुत ही अग्रेसिवली मूचन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे मूचन अपने डैगर का यूज करते हुए लगातार खुद को वहाँ पे बचाया जा रहा था। और उसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान बिना वेपन्स के एक बहुत ही अमेजिंग लेवल की मार्शल आर्ट फाइट देखने को मिलती है। और इस फाइट में शैडो स्टेप टेक्निक मूचन की बहुत ज्यादा काम आ रही थी, क्योंकि शैडो स्टेप टेक्निक की वजह से मूबई भी वहाँ पे मूचन की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। और वहाँ पे मौजूद सभी लोग अपना अपना दिल थाम कर बहुत ही गौर से इस फाइट को देख रहे थे। और वहाँ पे उन दोनों के दरमियान काफी देर तक फाइट चलती रहती है, पर उन दोनों में से वहाँ पे कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और तभी मूचन वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए फाइट के बीच में एक सील फॉर्मेशन बनाने लगता है, और ऐसा कुछ तो कोई थर्ड लेवल का फॉर्मेशन मास्टर भी नहीं कर सकता था। और यही बात वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को हैरान कर रहे थे। लेकिन मूबई इस मौके का फायदा उठाते हुए अचानक आगे बढ़कर मूचन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर मूचन को तो अभी भी आधा ध्यान इस फाइट के ऊपर ही था, इसलिए वो मूचन के सभी हमलों को वहाँ पे बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। और मूचन की ऐसी कमाल की पावर को देखकर उस सड़क के साथ साथ वहाँ पे बैठे हुए बाकी सभी लोग भी मूचन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। और तभी देखते ही देखते मूचन ने वहाँ पे फाइट के बीच में ही एक सील फॉर्मेशन एरे को बना लिया था। और जैसे ही मूचन वहाँ पे अपनी सील फॉर्मेशन का यूज करते हुए मूबई के ऊपर अटैक करता है तो मूबई वहाँ पे ना सिर्फ मूचन के अटैक से बच गया था, बल्कि उसी के साथ साथ वो फाइट के बीच में ही स्पिरिचुअल रिंग रियलम के पीक पे पहुंच गया था। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी अब तक की सबसे खतरनाक टेक्निक पाम टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर मूचन अपने मन में कहता है क्या मेरे पास द ग्रेट बुड्ढा आर्ट की पावर को एक्टिवेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर मूचन ने वहाँ पे अपनी द ग्रेट बुड्ढा आर्ट की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। और अपनी शील्ड के साथ मूचन ने वहाँ पे न सिर्फ मूबई के अटैक को रोक दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसे भी वहाँ पे उठाते हुए पीछे की तरफ फेंक दिया था, जिसकी वजह से मूबई की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर मूचन ने अचानक वहाँ पे अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करते हुए मूबई के ऊपर एक बार फिर से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मूबई की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अपने बेटे मूबई की ऐसी हालत देखकर मास्टर लियो मूचन को रोकने के लिए खुद आगे बढ़ता है, लेकिन मूचन के पिता मास्टर मूफेंग ने भी बीच में आते हुए मास्टर लियो को रोक दिया था। और वो दोनों वहाँ पे आपस में लड़ पाते उससे पहले हेड मास्टर ने बीच में आते हुए वहाँ पे उन दोनों को भी रोक दिया था। और इसी के साथ उस एल्डर ने वहाँ पे मूचन को इस फाइट का विनर करार दे दिया था। और मूचन की जीत के बारे में सुनकर ईस्ट अकेडमी के सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद वो एल्डर वहाँ पे कुछ डिसेबल्स के नाम लेते हुए उन्हें वहाँ पे एक लाइन में खड़ा कर देता है, क्योंकि उन सभी डिसेबल्स ने भी वहाँ पे अपनी अपनी पावर से उस एल्डर को वहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था। और इसलिए वो एल्डर उन सभी डिसेबल्स को 5 ग्रेड अकेडमीज में से किसी एक अकेडमी में उन सभी डिसेबल्स को ज्वाइन करवाना चाहते थे। जिसके बाद वो वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स को उनकी मर्जी के मुताबिक 5 ग्रेड स्पिरिचुअल अकेडमीज में जाने के लिए बोल देते हैं। और जब वो एल्डर किनशन से पूछते हैं तो किनशन कहता है कि जहाँ मूचन जाएगा मैं भी उसके साथ जाऊंगा। और जब वो एल्डर वहाँ पे मूचन से पूछते हैं तो मूचन उनसे लियोलू के बारे में पूछता है कि लियोलू अभी कौन सी अकेडमी में है, जिसपे वो एल्डर मूचन को बताता है कि अभी लियोलू हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में मौजूद है। और उस एल्डर की ये बात सुनकर मूचन को वहाँ पे लियोलू के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जहाँ कभी मूचन ने लियोलू से हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने की बात की थी। और आज लियोलू ने सिर्फ मूचन के लिए ही हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को ज्वाइन कर रखा था, इसलिए मूचन भी उस एल्डर से हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने की बात करता है। जिसपे वो एल्डर वहाँ से जाते हुए सभी डिसेबल से कहता है कि अभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2 महीने बाकी है, इसलिए तुम सभी लोगों को इन 2 महीनों के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि तुम सभी लोग सक्सेसफुली उस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सको। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर लियोलू की एक झलक दिखाई जाती है, जहाँ वो मूचन को याद करते हुए कह रही थी कि आखिर तुम अपना वादा पूरा करते हुए कब आओगे यहाँ पे। उसके बाद हमें लियो फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर लियो अपने बेटे मूबई के साथ मू फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना रहे थे।
और मू फैमिली को खत्म करने के लिए वो सबसे पहले मूचेन को ही अपना निशाना बनाने वाले थे। जिस बात का अंदाजा मास्टर मू फैंग को भी हो गया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि लियो ऐसे ही अपने बेटे की हार के बाद चुप नहीं बैठने वाला। वो जरूर मूचेन को टारगेट करते हुए उसके ऊपर हमला करवाने की कोशिश करेगा। इसलिए मास्टर मू फैंग ने अपने भाई से कहकर अपनी फैमिली की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी थी। उसके बाद हम मूचेन को देखते हैं जो कि कल्टीवेट करते हुए अपने स्पेशल सीरियल में आ गया था, जहाँ वो एक बार फिर से जिन्हों से बात करने की कोशिश करता है, पर जिन्हों उसे डांटते हुए वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, जिसपे मूचेन भी वहाँ से जाते हुए उससे कहता है तुम फिक्र ना करो, जिस दिन मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि मैं खुद उस ब्लैक लिस्टमैन को डिस्ट्रॉय कर सकूं, उस दिन मैं खुद आकर तुम्हें आजाद करवा दूंगा। मूचेन की ये बात सुनकर जिन्हों के दिल में भी अब थोड़ी बहुत मूचेन के लिए इज्जत बढ़ चुकी थी और अब उसे मूचेन बाकी इंसानों की तरह बुरा नहीं लग रहा था। वहीं मूचेन वहाँ से सीधा मास्टर वंगलिंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ मास्टर वंग मूचेन के पिछले कारनामे से खुश होते हुए उसे एक 9 थंडर स्क्रॉल फॉर्मेशन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और उसी के साथ मास्टर वंग मूचेन को बताते हैं कि अगर तुमने सक्सेसफुली इस 9 थंडर फॉर्मेशन को सीख लिया तो कोई डिवाइन सोल वाला कल्टीवेटर भी तुम्हारे सामने नहीं टेक पाएगा। और अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मास्टर मू फैंग के भाई वहाँ आकर उन्हें बताते हैं कि मैन यू क्लैन ने हमारी फैमिली बॉर्डर के ऊपर हमला किया है और मैन यू क्लैन के लीडर शेन ने हमारे एल्डर चेंग को भी खत्म कर दिया है। अपने अंकल की ये बात सुनकर मूचेन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इवन वहाँ पे उसका और भी खुद ब खुद ही रिलीज हो गया था, जहाँ उसे चेंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे थे। वहीं मास्टर मू फैंग अपने बेटे को शांत करवाते हुए कहते हैं ये सारा मुझे लियो फैमिली का ही प्लान लग रहा है। उन्होंने जानबूझकर मिंग यू क्लैन की मदद लेते हुए हमारे बॉर्डर के ऊपर हमला करवाया होगा, ताकि हम लोग मिंग यू क्लैन को रोकने के लिए अपनी फैमिली बॉर्डर के पास चले जाए और पीछे से लियो फैमिली इस बात का फायदा उठाते हुए हमारे पूरे क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। अपने पिता की ये बात सुनकर मूचेन उनसे कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो आप यहीं पे रुके, मैं अंकल के साथ जाकर मिंग यू क्लैन का सामना करता हूँ। और क्योंकि मास्टर मू फैंग को भी अपने बेटे के ऊपर पूरे यकीन था, इसलिए उन्होंने भी मूचेन को वहाँ जाने की इजाजत दे दी थी। जिसके बाद मूचेन अपने अंकल के साथ अपनी फैमिली बॉर्डर के पास आ गया था, जहाँ बॉर्डर की दूसरी तरफ मिंग यू क्लैन ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिंग यू क्लैन ने बहुत ही चालाकी से जंगल में चारों तरफ अपने लोगों को फैला दिया था, ताकि अगर मू फैमिली सीधे सीधे उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करे तो वो उन लोगों को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दे। और मिंग यू क्लैन की तरफ वहाँ पे एक और भी क्लैन था जिसे जियो लुंग क्लैन के नाम से जाना जाता था। अगर जियो लुंग क्लैन के लोग मू फैमिली के साथ हाथ मिलाने के लिए मान जाते तो फिर मू फैमिली इस मुसीबत से बहुत आसानी से निकल सकती थी। और क्योंकि जियो लुंग क्लैन के लीडर की बेटी ये मूचेन की दोस्त थी, इसलिए मूचेन अपने अंकल के साथ जियो लुंग क्लैन के लीडर से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पहले तो जियो लुंग क्लैन के लीडर मूचेन की मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। पर जब मूचेन उन्हें बताता है कि मिंग यू क्लैन की मदद लियो फैमिली कर रही है और अगर इस जंग में हमारी मू फैमिली हार जाती है तो उसके बाद मिंग यू क्लैन के लिए अगला टारगेट आपका ही क्लैन होने वाला है। पर जियो लुंग क्लैन के लीडर अभी भी मूचेन की बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्हें मूचेन एक बच्चा लग रहा था और सिर्फ एक बच्चे के कहने पर वो इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते थे। जो देखकर यिंग बीच में आते हुए अपने पिता से कहती है फादर मैं स्पीच और रिंग के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ, जबकि मूचेन अभी अर्ली स्टेज पे है। मैं और मूचेन दोनों अभी यहाँ पे आपस में फाइट करेंगे और अगर मूचेन ने मुझे इस फाइट में हरा दिया तो फिर तो आपको मूचेन की पावर्स के ऊपर यकीन हो ही जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि मूचेन के अंदर आप सभी को लीड करने की काबिलियत है भी या नहीं। यिंग की ये बात उसके पिता को भी सही लगती है, इसलिए वो भी इस फाइट के लिए मान गए थे। जिसके बाद हमें वहाँ पे मूचेन और यिंग के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ यिंग मूचेन को इस फाइट में बहुत ही कड़ी टक्कर देती है। पर मूचेन ने वहाँ पे अपनी सिल फॉर्मेशन बनाते हुए टाइगर स्पिरिट से यिंग के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे हरा दिया था। और जल्दी से मूचेन ने वहाँ पे अपने अटैक को वापस भी ले लिया था, क्योंकि मूचेन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और अगर मूचेन का ये अटैक पूरी तरह से वहाँ पे यिंग को हिट कर जाता तो यिंग बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पे घायल भी हो सकती थी। वही मूचेन की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर जियो लुंग क्लैन के लीडर भी उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, जिसके बाद वो भी शर्त के मुताबिक उनकी मदद करने के लिए रेडी हो गए थे। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूचेन मास्टर वंग की दी हुई 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो बार बार वहाँ पे उसमें नाकाम हुए जा रहा था। जो देखकर जिन्हों वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि तुम एक थंडर फॉर्मेशन को सीखने की कोशिश कर रहे हो, और थंडर फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है स्पीड। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थंडर फॉर्मेशन को सीखने के लिए सबसे पहले अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिन्हों की एडवाइस सुनकर मूचेन भी वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए जिन्हों का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें लियो फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक जासूस आकर मास्टर लियो को बताता है कि मास्टर मू फैंग के भाई जियो लुंग क्लैन से मदद मांगने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। जो सुनकर मास्टर लियो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ पे प्लान बनाते हुए कहता है कि मैं बहुत जल्द एक मीटिंग रखने वाला हूँ, जिसमें सभी क्लैन के मास्टर्स का आना जरूरी होता है। और जब मू फैंग उस मीटिंग के लिए निकलेगा तो हम लोग पीछे से उसकी मू फैमिली के ऊपर हमला करते हुए उसका नामो निशान ही मिटा देंगे। और जब मास्टर मू फैंग को उस नाइट रैलम की मीटिंग के बारे में पता चलता है तो मास्टर मू फैंग का शक यकीन में बदल गया था कि इस सब के पीछे लियो ही है। पर मास्टर मू फैंग नाइट रैलम की मीटिंग के लिए मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के साथ बंधे हुए थे, जिसकी वजह से मास्टर मू फैंग का वहाँ जाना जरूरी था। इसलिए मास्टर मू फैंग अपने भाई और मूचेन दोनों को वापस अपनी फैमिली में बुलवाने के लिए एक लेटर भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मिंग यू क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूचेन और उसके अंकल ने जियो लुंग क्लैन की मदद से अचानक ही मिंग यू क्लैन के ऊपर हमला कर दिया था। पर मिंग यू क्लैन के शन भी वहाँ पे उनके अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो देखते ही देखते वहाँ पे मिंग यू क्लैन की मदद करने के लिए लियो फैमिली के लोग भी वहाँ पे आ गए थे, जिसका मतलब था कि अब दोनों तरफ बराबरी की टक्कर होने वाली थी। और इसी के साथ वहाँ पे दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ गई थी, जहाँ दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए उन्हें मारने की वहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। पर इस
इस जंग में लियो फैमिली और मिंगयू क्लैन का पलड़ा भारी लग रहा था, क्योंकि उनके पास तादाद में बहुत ज्यादा सोल्जर्स थे। लेकिन मूचेन ने वहाँ पे अपनी 9 हैमर थंडर फॉर्मेशन को बनाते हुए मुंबई के अंकल और शेन के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसमें मुंबई का अंकल बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। वहीं शेन को तो मास्टर जियोलुंग मौका ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने अचानक आगे बढ़ते हुए शेन का खेल वहाँ पे खत्म कर दिया था और मूचेन ने यहाँ पे अकेले इस पूरी जंग का रुख मोड़ दिया था। जिसके बाद लियो फैमिली और मिंगयू क्लैन के लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गए थे, जो देखकर मास्टर जियोलुंग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो मूचेन के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी कम एज में होते हुए भी इतनी ज्यादा ताकतवर हो। अगर आज तुम ना होते तो हमारे लिए इस जंग को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। पर मूचेन यहाँ पे ऊपर आसमान में देखकर एल्डर चेंग को याद करते हुए कहता है, चेंग आखिरकार मैंने आपका बदला ले ही लिया और इस जंग को जीतने की वजह से मिंगयू क्लैन के ऊपर पूरी तरह से उन लोगों का कब्जा हो चुका था। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से मिंगयू क्लैन के टायर रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ मास्टर लियो और मूचेन के अंकल मूचेन से कहते हैं, क्योंकि हम ये जंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जीत पाए हैं, तो इसलिए तुम सबसे पहले इनमें से कोई भी टायर उठा सकते हो। उन दोनों की ये बात सुनकर मूचेन भी वहाँ पे अपने लिए किसी टायर की तलाश करने लगा था, जहाँ बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मूचेन को वहाँ पे एक बड़ा रूट दिखाई देती है, जिसे देखकर मूचेन ने खुश होते हुए अपने पास रख लिया था, क्योंकि ये रूट आगे मूचेन की कल्टीवेशन में उसके बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। तभी जिन्यू उसे वहाँ पे डांटते हुए कहती है कि तुम तो बेकार ही रहोगे, तुम अभी अभी अपने पीछे एक बहुत ही ज्यादा खास फॉर्मेशन को छोड़ के आए हो। जिन्यू की ये बात सुनकर मूचेन जब उस फॉर्मेशन को देखता है तो मूचेन को वो बस एक ऑर्डिनरी फॉर्मेशन ही दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही मूचेन उस फॉर्मेशन के पावर को चेक करने के लिए उसे वहाँ पे एक्टिवेट करता है तो उस फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से मूचेन भी अपने स्पिरिचुअल रियलम से होता हुआ वापस आ गया था। जो देखकर मूचेन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि ये फॉर्मेशन तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकली, इसलिए मूचेन ने वहाँ पे उस ब्लड रूट के साथ साथ उस फॉर्मेशन को भी अपने पास रख लिया था। तभी वहाँ पे एक सिपाही भागते हुए आकर मूचेन और उसके अंकल को बताता है कि मास्टर मुफेंग को अचानक एक नाइट रियलम की सीक्रेट मीटिंग में जाना पड़ा है। ये सुनकर ही मूचेन और उसके अंकल वहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे और वो दोनों वहाँ की सारी जिम्मेदारी जियोलुंग क्लैन के ऊपर छोड़कर मास्टर मुफेंग की मदद करने के लिए निकल गए थे, क्योंकि मूचेन और उसके अंकल को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि लियो ने जानबूझकर मास्टर मुफेंग को वहाँ पे बुलाया है। हो सकता है मास्टर मुफेंग की जान वहाँ पे खतरे में हो, पर क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था, इसलिए मूचेन और उसके अंकल रात रास्ते में ही गुजारने की सोचते हैं। जहाँ मूचेन भी समझ चुका था कि अगर उसे अपने पिता और अपनी फैमिली की रक्षा करनी है तो उसे जल्द से जल्द और ज्यादा ताकतवर होना होगा, इसलिए मूचेन वहीं पे बैठकर कल्टीवेट करते हुए उस ब्लड रूट को ऑब्जर्व करने लगा था और उस ब्लड रूट की पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से मूचेन डायरेक्ट स्पिरिचुअल रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया था, जो देखकर जिन्यू को भी एक झटका लगता है। पर मूचेन अभी भी वहाँ पे खुश नहीं था, क्योंकि वो जल्द से जल्द डिवाइन सोल रियलम में ब्रेक थ्रू करना चाहता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी 9 रियलम वाली मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये मीटिंग बुलाकर लियो अभी तक खुद वहाँ पे नहीं पहुंचा था और वहाँ पे काफी देर गुजर जाने के बाद आखिरकार मास्टर लियो की एंट्री होती है, जहाँ लियो आकर सभी ग्रैंड मास्टर्स को ग्रीट करते हुए कहता है, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज की ये मीटिंग क्यों बुलाई है, तो इसका कारण ये है कि अब हमारी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल टेरिटरी बाकी सभी टेरिटरी से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, जिसका मेन कारण ये है कि हमारी अकेली नॉर्दर्न स्पिरिचुअल टेरिटरी में ही 9 अलग अलग क्लैंस हैं, पर अगर हम सभी एक हो जाएं तो हमारी ये नॉर्दर्न स्पिरिचुअल टेरिटरी इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल टेरिटरी बन जाएगी, जिसका सामना इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं कर पाएगा। पर एक होने के लिए हम सभी क्लैंस को मिलकर अपना एक नया लीडर चुनना होगा, जो कि बाकी सभी क्लैंस को लीड करेगा। और लियो के ऐसा कहते ही वहाँ पे लियो के फादर की एंट्री होती है, जिसकी एंट्री वहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहाँ पे मौजूद सभी लोग अंदर से पूरी तरह से हिल गए थे। और लियो का पिता, जिसका नाम मास्टर जिंगशेन था, उसकी पावर्स को देखते हुए हमें वहाँ पे बताया जाता है कि उसने फ्यूजन हेवन लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसकी वजह से अब इस पूरे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल टेरिटरी में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। इवन अगर नॉर्दर्न स्पिरिचुअल टेरिटरी के बाकी सभी क्लैंस आपस में हाथ भी मिला लेते तो फिर भी वो सभी लोग मास्टर जिंगशेन का सामना नहीं कर पाते। और मास्टर जिंगशेन की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर मास्टर मुफेंग को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट सभी क्लैंस के लोग उनके साथ हाथ मिलाने के लिए रेडी हो गए थे और लियो फैमिली की सुपर को ठुकराते हुए मास्टर मुफेंग वहाँ से चले गए थे, जो देखकर वहाँ पे कुछ और क्लैंस के मास्टर्स को भी हौसला आता है और वो सभी भी मास्टर मुफेंग के पीछे पीछे वहाँ से चले गए थे। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी जिनशेन बीच में आकर उन सभी का रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑफर को ठुकराने की, जो देखकर सभी क्लैन के मास्टर्स भी वहाँ पे आपस में हाथ मिलाते हुए एक साथ मिलकर वहाँ पे मास्टर जिनशेन के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखते ही देखते मास्टर जिनशेन ने वहाँ पे उन सभी को एक ही झटके में धूल चटा दी थी। पर मास्टर मुफेंग और कुछ और क्लैन के मास्टर्स अभी भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए मास्टर जिनशेन के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच मूचेन और उसके अंकल भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपने पिता को वहाँ पे इस तरह से जिनशेन के साथ फाइट करते हुए देखकर मूचेन भी अपने पिता की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मूचेन के अंकल ने उसे वहीं पे रोक दिया था, क्योंकि मूचेन अभी भी स्पिरिचुअल रिंग रियलम में था और एक स्पिरिचुअल रिंग रियलम के कल्टीवेटर का फ्यूजन हैमर रियलम के कल्टीवेटर के साथ टकराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत था। पर मूचेन यहाँ पे अपने पिता को ऐसे ही कैसे मरने दे सकता था, इसलिए मूचेन जिन्यू के पास जाते हुए उससे एक हेल्प मांगता है और जिन्यू की हेल्प करने के बदले में मूचेन ने उसे वहाँ पे एक प्रॉमिस भी कर दिया था कि अगर तुमने मेरी जिनशेन को हराने में मदद की तो मैं फ्यूचर में कभी भी तुम्हारी सोल को रिफाइन करने की कोशिश नहीं करूंगा। और क्योंकि जिन्यू भी पिछले काफी लंबे अरसे से मूचेन को ऑब्जर्व करते हुए आ रही थी, उससे जिन्यू को इतना तो आइडिया हो गया था कि मूचेन एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है और वो अपने वादे का भी पक्का है। और ये सोचकर जिन्यू भी वहाँ पे मूचेन की मदद करने के लिए रेडी हो गई थी। पर फिर भी जिन्यू उसे वहाँ पे आखिरी वार्निंग देते हुए कहती है, अभी तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मेरी पावर्स को संभाल सको। अगर मैं अपनी पावर्स तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती हूँ तो हो सकता है इससे तुम्हारी पूरी बॉडी
एक्सप्लोड हो जाए। पर मूचन ने तो यहाँ पे ठान ली थी कि चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए वो अपने पिता की मदद करके रहेगा। मूचन के ऐसे कमाल के जज्बे को देखकर जिनो भी अपनी पावर्स उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर जिनशेंग को देखते हैं जो मास्टर वू फेंग और उनके बाकी साथियों को मारने के लिए वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को तैयार करते हैं, जो देखकर मास्टर वू फेंग और उनके बाकी साथी भी अपना पूरा दम लगाते हुए मास्टर जिनशेंग के इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। पर मास्टर जिनशेंग ने वहाँ पे अपनी पाम टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी को वहाँ पे उड़ाते हुए पीछे की तरफ फेंक दिया था और मास्टर जिनशेंग के इस अटैक से वहाँ पे उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद मास्टर जिनशेंग वहाँ पे उन लोगों को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे मूचन की एंट्री होती है। जैसे जिन्हों ने वहाँ पे मास्टर जिनशेंग के साथ फाइट करने के लिए अपनी पावर्स दे दी थी और देखते ही देखते उसने वहाँ पे मास्टर लियो को तो ऐसे पटक का फेंक दिया था कि जैसे वो उसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मूचन की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर तो वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। पर क्योंकि मूचन के पास वहाँ पे ज्यादा समय नहीं था इसलिए वो वहाँ पे अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा मास्टर जिनशेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद उन दोनों के दरमियान वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ गई थी, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे थे। और मूचन को वहाँ पे मास्टर जिनशेंग को बराबरी की टक्कर देते हुए वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन मास्टर जिनशेंग खुद भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। पर अब धीरे धीरे मास्टर जिनशेंग वहाँ पे मूचन के ऊपर भारी पड़ने लगा था और देखते ही देखते उसने लगातार वहाँ पे मूचन के ऊपर हमले करते हुए मूचन की हालत ही खराब कर दी थी। और ऊपर से जिनो की पावर्स लेने की वजह से धीरे धीरे अब वहाँ पे उसकी बॉडी में क्रैक्स आना भी शुरू हो गए थे, जिसका मतलब था कि अब मूचन के पास ज्यादा समय नहीं बचा। और ये देखकर मूचन वहाँ पे मिंगयू क्लैन से मिली उसी फॉर्मेशन को बनाने लगता है जिसका नाम डीमन लोटस था। और क्योंकि अभी मूचन की बॉडी के अंदर हैमरियानम की पावर्स थी इसलिए मूचन वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उस डीमन लोटस फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब हो गया था। और इस बीच मास्टर जिनशेंग मूचन को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन मूचन वहाँ पे उस डीमन लोटस फॉर्मेशन को बनाने के साथ साथ मास्टर जिनशेंग के हमले से भी खुद को बचा रहा था। पर अब मूचन की बारी थी अटैक करने की, जो देखकर मास्टर जिनशेंग भी वहाँ पे आर पार की लड़ाई का सोचकर वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगता है। पर मूचन वहाँ पे अपने डीमन लोटस फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए मास्टर जिनशेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसके हमले को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। पर मूचन यहाँ पे दोबारा मास्टर जिनशेंग के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर पाता उससे पहले ही मूचन की बॉडी से धीरे धीरे जिनो की पावर्स खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से मूचन कमजोर होते हुए वहाँ पे नीचे गिरने लगा था। पर जैसे मूचन की नजर वहाँ पे अपने पिता और अपने अंकल के ऊपर पड़ती है तो वो दोबारा वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए किसी तरह से खुद को संभाल लेता है। जिसके बाद मूचन ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए अपने डीमन लोटस फॉर्मेशन की पावर का यूज करके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला मास्टर जिनशेंग के ऊपर कर दिया था, जो देखकर मास्टर जिनशेंग भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए मूचन के इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर मूचन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे मास्टर जिनशेंग अपना पूरा दम लगाते हुए भी नहीं रोक पाते, जो देखकर मास्टर जिनशेंग आखिर में अपने लोगों के साथ जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। पर मूचन अब उसे वहाँ पे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था, इसलिए मूचन वहाँ पे अपनी बची खुची हुई सारी पावर उस डीमन लोटस फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है। जिसके बाद उसने पीछे से ही मास्टर जिनशेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और जैसे मूचन का ये अटैक मास्टर जिनशेंग की बॉडी के साथ टकराता है तो वहाँ पे देखते ही देखते मास्टर जिनशेंग की बॉडी राख में बदल गई थी, जो देखकर वहाँ पे सभी लोग हैरान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मूचन ने मास्टर जिनशेंग को मारकर उनके ऊपर आने वाली एक बहुत बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया था। और इस बात का सबसे बड़ा सदमा तो बेचारे मास्टर लियो को लगता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे उसके पिता मारे गए थे, दूसरा उसकी फैमिली की सारी इज्जत भी वहाँ पे मिट्टी में मिल गई थी। वहीं वहाँ पे मौजूद बाकी सभी क्लैन के मास्टर्स मूचन के पिता के सामने मूचन की तारीफें किए जा रहे थे, जिसकी वजह से मास्टर वू फेंग को वहाँ पे अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। पर मूचन तो वहाँ पे एक साथ इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज फाइनली मूचन को होश आ चुका था। और होश में आने के बाद मूचन को पता चलता है कितने दिनों तक वो कोमा में था और काइनीर वहाँ पे उसका ख्याल रख रही थी। और कोमा से उठने के बाद मूचन जिनो का भी शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि मूचन सिर्फ उसी की वजह से ही मास्टर जिनशेंग को हरा पाया था। जिसपे जिनो उससे कहते हैं कि तुम बस अपना वो वादा याद रखना जो तुमने मुझसे किया था। असल में जिनो ने मूचन को अपनी पावर देने से पहले उससे दो वादे लिए थे, एक तो ये कि मूचन कभी भी उसके सोल को रिफाइन नहीं करेगा और दूसरा ये कि मूचन को उसके लिए ड्रैगन फिश का ब्लड एसेंस लाना था। और मूचन को वहाँ पे अपने वादे याद दिलाने के बाद वो मूचन से कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अब मेरा आराम करने का वक्त हो गया है। और जैसे ही मूचन वहाँ से जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि जिनो की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और ये सब उसको मूचन को अपनी पावर्स देने की वजह से हुआ था। लेकिन वो मूचन के सामने खुद को इस तरह से कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने मूचन को वहाँ से जाने के लिए कहा था। और तभी मूचन के पिता वहाँ पे मूचन से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि काइनी ने जाकर सभी को मूचन के होश में आने की खबर दे दी थी। और मास्टर वू फेंग तो वहाँ पे अपने बेटे को होश में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन वो अचानक ही वहाँ पे सीरियस होते हुए मूचन से पूछते हैं कि आखिर उस दिन तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर्स कहाँ से आई थी, जिसपे मूचन ने भी वहाँ पे अपने पिता को जिनो के बारे में सब कुछ बता दिया था। मूचन की ये सारी बातें सुनकर मास्टर वू फेंग को वहाँ पे झटके पे झटके लग रहे थे, पर आखिर में वो मूचन से सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जो भी हो तुम बस अपना ध्यान रखना। जिसपे मूचन अपने पिता से कहता है फादर अब मेरी फिक्र ना कीजिए, क्योंकि मेरी और जिनो के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। वहीं मूचन के पिता भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अब कुछ दिनों बाद ही मूचन नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ निकल जाएगा, इसलिए वो मूचन को एक स्पिरिट फॉर्मेशन देते हुए कहते हैं इस स्पिरिट फॉर्मेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये आगे चलकर तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। जैसे मूचन ने भी वहाँ पे खुशी खुशी अपने पास रख लिया था। उसके बाद देखते ही देखते मूचन को वहाँ पे इसी तरह से कल्टीवेट करते हुए काफी ज्यादा दिन गुजर चुके थे और आज फाइनली वो दिन आ ही
क्या था जब मूचन और उसके सभी साथी 5 ग्रेड स्पिरिचुअल एकेडमीज की तरफ जाने वाले थे और 5 ग्रेड स्पिरिचुअल एकेडमीज में जाने से पहले मूचन ने वहाँ पे अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया था। जिसके बाद मूचन और काइनीर अपने सभी फैमिली मेंबर्स को अलविदा कहते हुए 5 ग्रेड स्पिरिचुअल एकेडमीज की तरफ निकल गए थे। लेकिन वहाँ जाने के लिए उन्हें सबसे पहले अपनी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में जाना था और वहाँ से वो लोग उसी अलर्ट के साथ ही 5 ग्रेड स्पिरिचुअल एकेडमीज में जाने वाले थे। वहीं मूचन के सभी साथी डिसेबल्स को भी मूचन के उस कारनामे के बारे में पता चल गया था कि कैसे मूचन ने मास्टर जेनसेन को हराया था। इसलिए मूचन के सभी साथी वहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे, जो देखकर मुबई को वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो अपने मन ही मन में ठानते हुए कहता है, मूचन एक दिन मैं तुम्हें जरूर हरा के रहूंगा। खैर उसके बाद वो एल्डर वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए 5 ग्रेड स्पिरिचुअल एकेडमीज के अलग अलग पोर्टल्स को ओपन करता है, जिनसे होते हुए वो लोग डायरेक्टली अपनी अपनी एकेडमी में जा सकते थे। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने एकेडमी वाले पोर्टल से होते हुए अपनी अपनी एकेडमी में जाने लगे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, मूचन और किनशेंग को नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के आउटर एरिया में देखते हैं और यहाँ पे उन दोनों के साथ साथ और भी काफी सारे डिसेबल्स आए हुए थे। पर मूचन की नजरें तो वहाँ पे बस लियू लू को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे लियू लू वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी वहाँ पे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के मास्टर की स्पिरिट आती है, जो कि वहाँ पे सभी डिसेबल्स को बताते हैं कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले आप सभी को यहाँ पे एक टेस्ट देना होगा और जो डिसेबल्स इस टेस्ट में पास होंगे सिर्फ उन्हीं को नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में लिया जाएगा। जिसके बाद वो एल्डर उन सभी को टेस्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं, जहाँ आप सभी लोग अभी खड़े हैं ये नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का आउटर एरिया है और यहाँ से होते हुए आपको नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पैलेस तक जाना होगा, जहाँ रास्ते में आप सभी का सामना बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ होगा। लेकिन जो डिसेबल उन सभी बीस्ट को हराते हुए या बचते हुए नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के पैलेस तक पहुँच जाएंगे, बस उन लोगों को ही वहाँ पे आगे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने का पोर्टल मिलेगा। पर वहाँ जाने से पहले आप सभी को इस बड़े से स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखते हुए अपना रैंक चेक करना होगा कि आप रेगुलर डिसेबल हैं या कोर डिसेबल हैं या फिर आप यहाँ पे सीक्रेट प्लेस लेकर आए हैं। उस मास्टर की ये बात सुनकर सभी डिसेबल्स आगे बढ़ते हुए अपनी अपनी रैंक चेक करने लगते हैं और क्योंकि मूचन यहाँ पे सीक्रेट प्लेस लेकर ही आया था, इसलिए जब वो अपना रैंक चेक करता है तो उसका सीक्रेट प्लेस ही आता है और सीक्रेट प्लेस वाले डिसेबल्स को लेवल 3 का डिसेबल्स कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ हम लियू लू को भी देखते हैं, जो कि मूचन की तरह किसी और प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी और जब वो अपनी रैंक चेक करती है तो उसे वहाँ पे 5 स्टार्स मिलते हैं, जिसका मतलब था कि लियू लू एक और डिसेबल थी। वहीं वो मास्टर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने का सिर्फ उन्हीं डिसेबल्स को ही मौका मिलेगा जिनकी रैंक लेवल 4 या उससे ऊपर होगी। तो अगर आप लोग अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं तो आप सभी को अपने रास्ते में आने वाले बीस्ट को हराते हुए उनके पास को ऑब्जर्व करते हुए खुद को वहाँ पे और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। और हाँ, तुम सभी लोग अपने साथी डिसेबल्स को भी मारकर उनके स्टार्स को चुरा सकते हो। और इसी के साथ उस मास्टर ने वहाँ पे ऑफिशियली इस टेस्ट को स्टार्ट कर दिया था और अभी ये टेस्ट स्टार्ट ही हुआ था कि वहाँ पे कुछ डिसेबल्स आकर लियू लू को घेर लेते हैं, लेकिन लियू लू ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में उन सभी को ढेर कर दिया था और उन सभी लेवल 1 के डिसेबल्स को हराने के बाद लियू लू के पास 5 और स्टार्स आ गए थे। और इसी तरह वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स भी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल पैलेस की तरफ बढ़ गए थे, जहाँ रास्ते में कुछ डिसेबल्स अपने ही साथियों के ऊपर हमला करते हुए उनसे उनके स्टार चुराने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ डिसेबल्स वहाँ पे बीस्ट का सामना करते हुए उन्हें मार रहे थे। और मूचन भी वहाँ पे कुछ डिसेबल्स और बीस्ट का सामना करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगा था। और यहाँ पे जो कोई भी मूचन के रास्ते में आ रहा था, मूचन उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रहा था। इवन मूचन वहाँ पे उन सभी के स्टार्स को भी छीनता जा रहा था। और इसी तरह देखते ही देखते उन लोगों को वहाँ पे रात हो गई थी, जहाँ मूचन और किनशेंग की मुलाकात एक सुनर नाम की लड़की से भी होती है, जिसकी मूचन ने मदद करते हुए कुछ मोचन से बचाया था। इसलिए अब वो भी किनशेंग की तरह मूचन की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त बन गई थी। पर रात को जहाँ पे मूचन के दोनों दोस्त खाना खाकर मजे से सो गए थे, वहीं मूचन तो वहाँ पे लियू लू की यादों में खोया हुआ था। पर अचानक ही मूचन वहाँ पे खुद को संभालते हुए कहता है कि अभी मैं इस तरह से लियू लू की यादों में नहीं खो सकता, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, वरना तो मैं कभी भी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और ये कहते हुए मूचन ने वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी, जहाँ वो अपने डेथ मार के थर्ड फॉर्म को कल्टीवेट करने लगा था। पर हर बार की तरह डेथ मार की पावर ने एक बार फिर से मूचन की पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। पर बिल्कुल एंड टाइम पे बुड्ढा आर्ट ने एक्टिवेट होते हुए डेथ मार की पावर को वहाँ पे सप्रेस कर दिया था। और इसी के साथ मूचन ने वहाँ पे सक्सेसफुली डेथ मार की थर्ड फॉर्म को भी अचीव कर लिया था, जो देखकर मूचन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब मूचन अपने डेथ मार की पावर का यूज करते हुए इसी डिवाइन सोल रियलम वाले कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा सकता था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूचन ने अपने साथियों के साथ एक बार फिर से अपना सफर शुरू कर दिया था। पर अभी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वही डिसेबल जिससे कल मूचन ने उसके स्टार्स छीने थे, वो मूचन के साथ फाइट करने के लिए अपने भाई को ले आया था। और उस डिसेबल का भाई जिसका नाम गी हाई था, उसे मूचन वहाँ पे पहले से जानता था, क्योंकि मूचन की एक बार स्पिरिचुअल लैंड के अंदर उसके साथ फाइट हुई थी। वहीं मूचन गी हाई को देखकर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो तुम अभी तक भी जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम कब के मर चुके होगे। लास्ट टाइम याद है ना मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था। जिस पे गी हाई एक डेविल स्माइल करते हुए मूचन से कहता है, आज मैं तुमसे उस दिन का बदला जरूर लूंगा, क्योंकि आज बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। आज मैं डिवाइन सोल रियलम में हूँ, जबकि तुम अभी तक स्पिरिचुअल रिंग रियलम में हो। पर अभी गी हाई वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे सुनर की बहन किंग लिंग की एंट्री होती है। और सुनर के कहने पर किंग लिंग वहाँ पे मूचन की मदद करने के लिए रेडी हो गई थी, जो देखकर गी हाई वहाँ पे मूचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि स्पिरिचुअल लैंड के सबसे खतरनाक डिसेबल के आज ऐसे दिन आ गए हैं कि उसे एक लड़की के पीछे छुपना पड़ रहा है। गी हाई की ये बात सुनकर मूचन खुद आगे आते हुए उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम जैसे मामूली से गुंडे को तो मैं अभी भी आसानी से हरा सकता हूँ। और इसी के साथ वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई
रही थी, और क्योंकि गीहाई डिवाइन सोर्ड रियलम में था इसलिए वो इस फाइट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। पर मूचन अचानक ही वहाँ पे अपने डेथ मार्क के पावर को एक्टिवेट करते हुए गीहाई को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है, और आखिर में मूचन अपनी 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए गीहाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करके उसे वहाँ पे हरा देता है। और मूचन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक की वजह से बेचारे गीहाई की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और मूचन ने वहाँ पे गीहाई से उसके स्टार्स भी छीन लिए थे। पर गीहाई मूचन को वहाँ पे अपने सिर्फ 2 स्टार्स देता है, और बाकी स्टार्स के बदले में वो वहाँ पे मूचन को एक जानकारी देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे एक गुफा मिली थी जिसके अंदर एक डिवाइन ट्रायर मौजूद है, और अगर तुम उस डिवाइन ट्रायर की पावर को ऑब्जर्व कर लेते हो तो तुम बहुत ही आसानी से डिवाइन सोर्ड रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और मैं तो उस डिवाइन ट्रायर को इसलिए हासिल नहीं कर पाया था क्योंकि उस डिवाइन ट्रायर के आसपास वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद थे। गीहाई से ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मूचन ने उसे वहाँ पे छोड़ दिया था, जिसके बाद मूचन अपने साथियों के साथ गीहाई की बताई उसी गुफा की तरफ निकल गया था। और इस बात की खबर मूचन के एक बहुत ही ज्यादा पुराने दुश्मन चूक्यू को भी हो चुकी थी, और वो भी वहाँ पे मूचन को खत्म करने के लिए उसी गुफा की तरफ बढ़ चुका था। असल में ये चूक्यू भी लियोलू को पसंद करता था, पर लियोलू को तो मूचन पसंद था, और इस तरह ये चूक्यू मूचन के एक बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था। पर ये स्पिरिचुअल लैंड में बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी मूचन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। उसके बाद हमें लियोलू की भी एक झलक दिखाई जाती है, जो कि जहाँ से भी गुजर रही थी वो जगह को काफी गौर से देख रही थी कि क्या पता कहाँ उसकी मुलाकात मूचन से हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मूचन अपने साथियों के साथ उस गुफा के अंदर आ गया था उस डिवाइन टायर को लेने के लिए। पर मूचन यहाँ पे उस डिवाइन टायर को देखते ही समझ गया था कि इस डिवाइन टायर को हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे प्योरियनी अंगनती उसकी रक्षा कर रही थी। पर उसी के साथ साथ वहाँ पे कुछ हाई लेवल के मॉन्स्टर्स भी घूम रहे थे, जिन्हें देखते हुए मूचन कहता है कि शायद गीहाई इन्हीं मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहा होगा। उसके बाद मूचन वहाँ पे अपने साथियों के साथ मिलकर और मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए कोई प्लान बनाने लगा था। और यहाँ पे मूचन एक प्लान बनाकर किंगलिंग को उन सभी मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, जो सुनकर किंगलिंग भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन तीनों मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगे थे। और किंगलिंग वहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ से दूर ले जाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। और इस बीच मूचन मौके का फायदा उठाते हुए अपने पिता की दी हुई उस स्पिरिट फॉर्मेशन को बना लेता है, जो उन्होंने मूचन को यहाँ आने से पहले दी थी। और देखते ही देखते मूचन ने वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद अपनी स्पिरिट फॉर्मेशन की मदद से उन तीनों मॉन्स्टर्स को वहाँ पे मार गिराया था। और उन मॉन्स्टर्स को वहाँ पे मरते हुए देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, जिसके बाद वो सभी वहाँ पे उस गुफा में मौजूद बाकी छोटे बड़े ट्रायर्स को भी कलेक्ट करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ मूचन उस डिवाइन ट्रायर जिसका नाम डिवाइन राशि था उसे अपने पास ले आते हुए वहाँ पे उसके पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। पर अभी मूचन वहाँ पे अपने उस डिवाइन राशि का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे चूक्यू की एंट्री होती है। और किंगलिंग वहाँ पे चूक्यू को देखते ही समझ गई थी कि ये पर्सन डिवाइन सोर्ड रियलम के मिडिल स्टेज पे है। वहीं चूक्यू उन लोगों को देखते हुए कहता है कि तुम सभी लोग घबराओ मत, मैं यहाँ पे मूचन को चैलेंज करने के लिए आया हूँ, पर अब मैं उसके ब्रेक थ्रू करने के बाद ही उससे फाइट करूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम वो मुझे बराबरी की टक्कर तो दे, वरना एक कमजोर इंसान को हराने में मुझे क्या ही मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते मूचन ने वहाँ पे उस डिवाइन राशि की पावर का यूज करते हुए डिवाइन सोर्ड रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और जैसे ही मूचन वहाँ पे डिवाइन सोर्ड रियलम में ब्रेक थ्रू करता है तो उसके सामने वहाँ पे उसकी डिवाइन सोल भी अपीयर हो गई थी, जिसे वो वहाँ पे बहुत आसानी से कंट्रोल भी कर पा रहा था। और जैसे ही मूचन वहाँ पे अपनी डिवाइन सोल को अपनी बॉडी के अंदर डालता है तो वहाँ पे मूचन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और जैसे ही मूचन वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड रियलम के पावर्स को चेक करने के लिए अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट को एक्टिवेट करता है तो उसे अपने बुद्धा आर्ट के अंदर एक टेक्निक दिखाई देती है जिसका नाम द ग्रेट बुद्धा हैंड था। उसके बाद मूचन वहाँ से होता हुआ सीधा अपने दोस्तों के पास आ गया था, जहाँ मूचन के सभी दोस्त उसके ब्रेक थ्रू को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक ही चूक्यू बीच में आते हुए अचानक ही मूचन को वहाँ पे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, और उसे कहता है कि अगर तुम ये फाइट हार गए तो तुम लियोलू को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा। जिसपे मूचन उससे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, अगली बार तुमने मेरे सामने ऐसी बकवास करने की गलती भी की तो मैं तुम्हारा वो हल करूंगा जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और ये कहकर मूचन अपने दोस्तों के साथ चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। लेकिन चूक्यू जो कि मूचन की सारी बातें सुनकर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, उसने अचानक ही वहाँ पे पीछे से मूचन के ऊपर हमला कर दिया था। पर मूचन ने भी वहाँ पे टाइम रहते किसी तरह से उसके अटैक को रोक लिया था, लेकिन उसके साथ ही उसके अटैक के प्रेशर की वजह से वहाँ से खिसकते हुए काफी पीछे चले गए थे, जो देखकर मूचन अपने सभी दोस्तों को गुफा के बाहर उसका वेट करने के लिए कहता है। और ये कहते हुए मूचन ने भी अब वहाँ पे चूक्यू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग लेवल की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे चूक्यू इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए उसने शुरुआत में ही अपने सबसे पावरफुल हमले मूचन के ऊपर करने शुरू कर दिए थे। लेकिन मूचन वहाँ पे उसके हर एक हमले को रोकते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। और आखिर में मूचन ने अपनी अभी अभी मिली हुई नई टेक्निक द ग्रेट बुद्धा हैंड टेक्निक का यूज करते हुए चूक्यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और मूचन का ये अटैक वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि जैसे ही मूचन का ये अटैक जाकर चूक्यू को लगता है तो चूक्यू मूचन के एक अटैक में ही वहाँ पे हारा गया था। उसके बाद जैसे ही मूचन चूक्यू के पास आता है तो चूक्यू भी वहाँ पे मूचन की तारीफ करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम वाकई लियोलू के काबिल हो। और ये कहकर चूक्यू अपने रैंकिंग स्टार्स वहाँ पे मूचन को देने की कोशिश करता है, लेकिन मूचन वहाँ पे उसके रैंकिंग स्टार्स उसे वापस देते हुए कहता है, ये बस एक फ्रेंडली फाइट थी जो मैं तुमसे जीत के आया हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस फाइट के बाद तुम्हारी दुश्मनी भी खत्म हो गई होगी। मूचन की ये सारी बातें सुनकर चूक्यू के दिल में मूचन के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ से जाते जाते
एक ड्रैगन एलिफेंट बीस्ट की फॉर्मेशन देता है और उसी के साथ वो मूचन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ 7 लेवल बीस्ट की हंटिंग पर चल सकते हो। और 7 लेवल के बीस्ट के बारे में सुनकर जिन्हें खुश होते हुए मूचन से कहती है कि हो ना हो जरूर वो 7 लेवल का बीस्ट एक ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट होगा और अगर तुम उस ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट को मारते हुए उसके ड्रैगन एसेंस को हासिल कर लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। और जिन्हों की ये बात सुनकर मूचन ने भी वहाँ जाने का फैसला कर लिया था और वहाँ जाने से पहले मूचन ने सुनर और किनशन को वहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि मूचन अच्छी तरह से जानता था कि जहाँ पे वो ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट रहता है वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें आइस वैली का सीन दिखाया जाता है और ये वही जगह थी जहाँ पे वो ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट रहता था। पर वहाँ पे मूचन और उसके साथियों की तरह और भी काफी सारे डिसेबल्स वहाँ पे उस बीस्ट को मारने के लिए आए हुए थे, जो देखकर मूचन फिलहाल अभी पीछे रुक कर ही वहाँ पे पहले आए हुए डिसेबल्स की फाइट देखने का फैसला करता है, क्योंकि इससे आगे मूचन और उसके साथियों को ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली थी। तभी वहाँ पे कुछ डिसेबल्स उस ड्रैगन बीस्ट की गुफा के ऊपर अटैक करते हैं और ऐसा होते ही वो ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे बहुत ही गुस्से से रोर करते हुए अपनी गुफा से बाहर आ गया था, जो कि देखने में ही इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि वहाँ पे कुछ डिसेबल्स तो डर के मारे ही भाग गए थे। पर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग एक साथ मिलकर वहाँ पे उस ड्रैगन बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हमें उन डिसेबल्स और उन ड्रैगन बीस्ट के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे उस ड्रैगन बीस्ट के साथ फाइट कर ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ की पूरी जमीन फटने लगी थी और देखते ही देखते वहाँ पे एक और हेवन लेवल की बीस्ट की एंट्री होती है, जो कि उस ड्रैगन बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। पर वो दोनों हेवन लेवल के बीस्ट एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए देखते ही देखते वहाँ पे उन दोनों हेवन लेवल के बीस्ट के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी, जो देखकर मूचन और उसके साथियों को छोड़कर बाकी सभी डिसेबल्स अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों हेवन लेवल के बीस्ट काफी देर तक एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहते हैं। पर अब धीरे धीरे फ्लेम लिजर्ड उस ड्रैगन बीस्ट के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जो देखकर वो ड्रैगन बीस्ट डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर फ्लेम लिजर्ड भी उसे इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाला था, इसलिए वो भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उस ड्रैगन बीस्ट के पीछे जाने लगा था। और इसी तरह देखते ही देखते वो दोनों बीस्ट उस गुफा से भी बाहर आ गए थे, जिनका पीछा करते हुए मूचन और उसके साथी भी उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। और अभी वो लोग वहाँ से गए ही थे कि तभी वहाँ पे लियू ली की एंट्री होती है, जो कि मूचन को ही ढूंढते हुए वहाँ तक पहुंची थी। और वहाँ से लियू को पता चलता है कि मूचन उन हेवन लेवल बीस्ट के पीछे गया है, जिसके बाद लियू भी वहाँ पे काफी तेजी से उसी तरफ चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों हेवन लेवल के बीस्ट एक दूसरे के ऊपर हमला करते करते अब वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। और इसी मौके का फायदा उठाकर मूचन वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ जिन्हों भी मूचन की मदद करने वाली थी। और देखते ही देखते जिन्होंने वहाँ पे अपनी सारी पावर्स मूचन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी थी, जिसकी वजह से मूचन वहाँ पे एक बार फिर से फ्यूजन हैमर रियलम के कल्टीवेटर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गया था। और क्योंकि वो ड्रैगन बीस्ट वहाँ पे ज्यादा घायल था, इसलिए मूचन ने अचानक वहाँ पे अपने डैगर का यूज करते हुए एक ही झटके में उस ड्रैगन बीस्ट की जान ले ली थी और उसी के साथ वहाँ पे उसकी कोर को भी हासिल कर लिया था। जिसके बाद मूचन ने अचानक आगे बढ़ते हुए उस फ्लेम लिजर्ड के ऊपर भी अटैक कर दिया था, क्योंकि मूचन उसे भी वहाँ पे ज्यादा चांस नहीं देना चाहता था। और देखते ही देखते मूचन ने वहाँ पे जिन्हों के पावर्स की मदद से उस फ्लेम लिजर्ड को भी वहाँ पे एक ही झटके में खत्म करते हुए उसकी कोर को भी हासिल कर लिया था। और इस तरह मूचन ने वहाँ पे अकेले ही सिर्फ कुछ ही देर में 2 हैमर लेवल बीस्ट का खेल खत्म कर दिया था, जो देखकर मूचन के साथियों को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। पर तब तक वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे पहुंच चुके थे जो उस ड्रैगन बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। और वो सभी वहाँ पे मूचन से उन हेवन लेवल बीस्ट की स्पिरिट कोर्स को छीनने की कोशिश करते हैं, जो देखकर मूचन भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा था, क्योंकि अब वहाँ पे जिन्हों के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो वहाँ पे एक बार फिर से मूचन की मदद कर सके। जो देखकर मूचन भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी से उन सभी डिसेबल्स को चकमा देते हुए वहाँ से भाग गया था। और मूचन उन सभी डिसेबल्स को चकमा देते हुए एक सेफ जगह पे आ गया था। लेकिन अभी क्योंकि मूचन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि वो उन हेवन लेवल बीस्ट की स्पिरिट कोर्स को ऑब्जर्व कर सके, इसलिए वो दोनों कोर्स वहाँ पे जिन्हों को दे देता है। लेकिन जब जिन्हों वहाँ पे दोनों कोर्स के पावर्स को ऑब्जर्व करते हैं, उस ब्लैक क्लिस मैन ने उसे वहाँ पे उस लोटस केज के अंदर और ज्यादा जगड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस ब्लैक क्लिस मैन को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये लड़की और ज्यादा पावरफुल होते हुए मूचन को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए वो ब्लैक क्लिस मैन वहाँ पे जिन्हों को ही जान लेने लगा था। पर मूचन इतनी आसानी से जिन्हों को कैसे मरने दे सकता था, इसलिए वो उस लोटस केज के अंदर एक छोटा सा क्रैक बनाते हुए खुद भी अंदर आ गया था। और ऐसा होते ही वो लोटस केज भी वहाँ पे शांत हो गया था, जो देखकर जिन्हों मूचन से कहते क्या तुम कब तक यहाँ पे मेरी जान बचाने के लिए रुके रहोगे। जिसपे मूचन उससे कहता तो फिर तुम ही बताओ कि आखिर मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए क्या करूँ। मूचन की ये बात सुनकर जिन्हों उसे बता दिया कि बस एक ही रास्ता है और वो है ब्लड कनेक्शन। अगर हम दोनों आपस में ब्लड कनेक्शन बनाते हैं तो हम दोनों की स्पिरिट्स आपस में मिल जाएंगी। लेकिन इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो दूसरा खामखा ही मारा जाएगा। और ऊपर से ब्लड कनेक्शन बनाने के बाद हम दोनों कभी अलग भी नहीं हो पाएंगे, हमें हमेशा हमेशा के लिए एक साथ ही रहना होगा। जिसपे मूचन उसे कहता है कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से इस ब्लड मेथड कनेक्शन को स्टार्ट करो। पर जिन्हें तो अभी भी वहाँ पे सोच रहे थे कि उसे मूचन के ऊपर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। पर अभी क्योंकि जिन्हें के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी वहाँ पे मूचन के साथ ब्लड कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हो गई थी। तभी जिन्हें वहाँ पे अपनी स्पिरिट बर्ड को बाहर निकालती है, जिसके अंदर वो मूचन को अपना ब्लड एसेंस डालने के लिए कहती है। और जैसे वहाँ पे उन दोनों की ब्लड पावर्स आपस में मिलती हैं, तो उन दोनों के ब्लड ने वहाँ पे उन दोनों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे उन दोनों का ब्लड कनेक्शन पूरा हो चुका था, जिसका मतलब था कि वो दोनों दो होते हुए भी एक हो चुके थे। और अब क्योंकि वो दोनों एक हो चुके थे तो मूचन के अंदर भी उन दोनों हेवन लेवल वाले बीस्ट की पावर्स आ चुकी थी, जिनका यूज करते हुए मूचन वहाँ पे कल्टीवेट करने लगा था। पर तभी वहाँ पे वही डिसेबल्स जो कि मूचन का पीछा कर रहे थे, वो मूचन का
पीछा करते करते उसके काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वो लोग वहाँ पे मूचन के करीब भी जा पाते उससे पहले वहाँ पे लियू ली की एंट्री होती है। और जैसे लियू ली वहाँ पे उनमें से एक के ऊपर अटैक करती है तो उन सभी के सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे लियू ली को पहचान लिया था। जिसके बाद वो सभी लियू ली से अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लियू ली उन सभी को वहीं पे रोकते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मूचन खुद यहाँ आकर तुम सभी को सजा नहीं दे देता। और इसी के साथ वहाँ पे चू क्यू और किंगलिंग की भी एंट्री होती है, जिन्हें देखकर लियू ली को लगता है कि शायद ये लोग भी मूचन के दुश्मन है, इसलिए वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी किंगलिंग उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहती है रुको रुको, हम दोनों भी मूचन के दोस्त हैं। पर लियू ली वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से कहती है जब तक मूचन खुद यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करने वाली, इसलिए तुम सभी लोग अपनी अपनी जगह पे ही खड़े रहो। और ये कहकर लियू ली वहाँ से मूचन के साथ बिताए हुए अपने पुराने पलों को याद करते हुए मूचन की तरफ जाने लगी थी। और वहाँ पे पुरानी सारी बातें याद करते हुए लियू ली के फेस के ऊपर एक प्यारी सी स्माइल भी आ गई थी। और इसी तरह अपनी पुरानी यादों में खोए हुए लियू ली मूचन के सामने आके खड़ी हो गई थी, जहाँ आज वो न जाने कितने सालों बाद मूचन को देख रही थी। उसके बाद जैसे ही लियू ली मूचन के पास जाकर उसके फेस के ऊपर हाथ फेरती है तो मूचन को भी वहाँ पे लियू ली के होने का एहसास होता है। पर जैसे ही मूचन वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो उसे लियू ली अपने सामने दिखाई देती है, लेकिन ये भी मूचन को हमेशा की तरह एक इल्यूजन ही लग रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मूचन के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। और इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार, जहाँ आप अपने लेवल से दूर होते हुए भी हमेशा उसे अपने पास महसूस करते हैं। लेकिन जब लियू ली मूचन से कहती है कि मैं कोई इल्यूजन नहीं हूँ बल्कि मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ, तो यह सुनकर ही मूचन को वहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा झटका लगता है कि वो वहाँ पे पूरी तरह से शोक में चला गया था। पर वो अचानक आगे बढ़ते हुए बहुत ही जोर से लियू ली को हक कर लेता है। और ये हक ऐसा था कि जैसे मूचन उसे कहना चाह रहा हो कि अब मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और लियू ली भी वहाँ पे उसे हक करते हुए तसल्ली दे रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुद भी कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। और इस खुशी को सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने कभी वाकई किसी से सच्चा प्यार किया हो। क्या आप में से किसी ने कभी सच्चा प्यार किया है? कमेंट करके जरूर बताना। खैर उसके बाद वो दोनों इसी तरह से काफी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहते हैं, जहाँ लियू ली चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि यहाँ पे कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आए थे जिन्हें मैंने कैद करके रखा है। और ये कहकर लियू ली मूचन को वहाँ पे उसी तरफ ले जाती है। वहीं वो तीनों डिसेबल्स वहाँ पे अकेले मूचन के साथ फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। पर मूचन भी अब वहाँ पे डिवाइन सोरियलम के अर्ली स्टेज से होते हुए मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया था, जिसकी वजह से मूचन ने वहाँ पे उन तीनों को मार मार के उनकी हालत ही खराब कर दी थी, जो देखकर वो तीनों डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर मूचन वहाँ पे उन तीनों को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था, इसलिए मूचन ने वहाँ पे उन तीनों के रैंकिंग स्टार छीन लिए थे, जिसके बाद उन तीनों को वहाँ पे छोड़ दिया था। और जो क्यों भी वहाँ पे समझ चुका था कि लियू ली मूचन से सच्चा प्यार करती है और उसके दिल में मूचन के अलावा और कोई भी जगह नहीं बना सकता, इसलिए चूंकि उन्हें भी वहाँ पे अपनी प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ लियू ली की खुशी के लिए। ये भी एक अलग किस्म का वन साइडेड लव होता है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन कभी भी हासिल नहीं कर सकते। और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा दर्द कभी किसी को भी ना मिले, क्योंकि इस दर्द से गुजरते गुजरते इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी ये दुख कम नहीं होता। उसके बाद मूचन वहाँ पे डिसेबल से छीने हुए रैंकिंग स्टार्स को अपने साथियों के बीच बांट देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूचन लियू ली को भी लेकर अपने साथियों के पास आ गया था, जहाँ पे मूचन और लियू ली अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ ही टाइम बिता रहे थे और वो दोनों वहाँ पे आपस में बातें करते हुए अपनी पुरानी यादों को याद करने लगे थे। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल पैलेस की तरफ निकल चुके थे। पर जब वो लोग उस जगह पे पहुंचे तो वहाँ पे और भी काफी सारे डिसेबल्स आए हुए थे और कुछ डिसेबल्स तो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने वाले पोर्टल को एक्टिवेट करने की भी कोशिश कर रहे थे। पर वो सभी लोग वहाँ पे मिलकर भी उस पोर्टल को ओपन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लियू ली ने वहाँ पे अकेले अपनी पावर का यूज करते हुए उस पोर्टल को पूरी तरह से ओपन कर दिया था। और उस पोर्टल की पूरी तरह से ओपन होते ही वहाँ पे नॉर्दर्न हेवन पैलेस भी अपीयर हो गया था, जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, जिसको देखते ही वो सभी डिसेबल जो कि लेवल 4 से ऊपर थे वो काफी तेजी से उस स्पिरिचुअल पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे रेन नाम के एक सीनियर डिसेबल उन सभी का वेलकम करते हैं। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे हर एक डिसेबल को उनकी रैंक के मुताबिक उनके स्पिरिट कार्ड्स भी देती है, जिसमें उन सभी डिसेबल्स के स्पिरिट नंबर्स थे जो कि स्पिरिचुअल हेवन एकेडमी में कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए काम आने वाले थे। और सबसे ज्यादा नंबर्स वहाँ पे लियू ली को मिले थे, क्योंकि उसका रैंक सबसे हाई था। और दूसरा नंबर मूचन का था, जहाँ लियू ली को 5000 पॉइंट्स मिले थे, तो वहीं मूचन को 1100 पॉइंट्स मिले थे। और उसी के साथ रेन वहाँ पे आने वाले सभी नई डिसेबल्स को बताती है आप में से वो लोग जिनका रैंक 7 लेवल से ऊपर है, अगर वो यहाँ पे किसी भी पुराने डिसेबल को हरा देते हैं उन्हें 5000 और स्पिरिट नंबर्स दिए जाएंगे। रेन की ये बात सुनकर सबसे पहले मूचन ही आगे आता है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, और मूचन के पीछे पीछे वहाँ पे लियू ली भी इस चैलेंज को देने के लिए तैयार हो गई थी, जो देखकर मूचन के बाकी साथी भी इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आगे आ गए थे। और बेचारे मूचन की किस्मत यहाँ पे खराब थी, क्योंकि उसकी फाइट रेन के साथ होनी थी, जो कि हेवन फ्यूजन रियलम की कल्टीवेटर थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, मूचन के साथ साथ उसके बाकी सभी साथियों को भी अलग अलग बैटल अरीना में फाइट्स के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ पे मूचन और रेन के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी। और क्योंकि मूचन जानता था कि रेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मूचन वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल हमलों से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी रेन वहाँ पे उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से रोकते हुए डिस्ट्रॉय किए जा रही थी। वहीं इस बीच लियू ली ने अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हराते हुए इस चैलेंज को जीत लिया था, पर मूचन के बाकी साथी इस चैलेंज को नहीं जीत पाए थे और अब बस मूचन ही बाकी रह गया था, जहाँ सभी की नजरें मूचन और रेन की फाइट्स के ऊपर ही टिकी हुई थी। पर इस फाइट में रेन मूचन के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी और अब मूचन के पास वहाँ पे जीने की पावर्स यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
और आखिरकार मूचन ने वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद यूनिक पावर्स की मदद से रैन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उसे वहाँ पे हरा दिया था। जो देखकर तो वहाँ पे रैन के साथ साथ किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक डिवाइन सोड रियलम का कल्टीवेटर हैमर रियलम के कल्टीवेटर को कैसे हरा सकता है। पर लियो ली को तो यहाँ पे पहले से ही मूचन के ऊपर पूरा यकीन था कि वो किसी भी हालत में ये फाइट जीत कर दिखाएगा। इसलिए मिस लियो ली वहाँ पे मूचन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वहीं रैन मूचन से हारने के बावजूद वहाँ पे मूचन की तारीफ करते हुए कहती है तुम्हारा फ्यूचर आगे बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और ये कहकर उसने वहाँ पे मूचन को उसके स्पिरिट नंबर्स भी दे दिए थे, जिसके बाद अब मूचन के पास टोटल स्पिरिट नंबर्स 6100 हो गए थे। उसके बाद रैन वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स को लेकर नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ निकल गई थी। और जैसे वो सभी लोग वहाँ पे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में पहुंचते हैं तो वो सभी के सभी वहाँ पे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की खूबसूरती में ही खो गए थे। वहीं रैन उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए वहाँ से आगे ले जाने लगे थे। पर अभी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे कुछ सीनियर डिसेबल्स की एंट्री होती है, जिनमें यन होंग नाम का भी एक डिसेबल था, जो कि कभी स्पिरिचुअल लैंड में मूचन का एक बहुत बड़ा दुश्मन हुआ करता था। उसकी नजर जैसे ही वहाँ पे मूचन के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे मूचन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए मूचन भी वहाँ पे रेडी हो गया था। लेकिन रैन उन दोनों को वहाँ पे रोकते हुए कहती है अगर तुम दोनों आपस में फाइट करना ही चाहते हो तो कुछ दिनों बाद अकेडमी में कंपटीशन होने वाला है, जिसके अंदर तुम दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हुए फाइट कर सकते हो। रैन की ये बात सुनकर यन होंग वहाँ से जाते हुए मूचन से कहता है जितना उड़ना है उड़ लो, लेकिन उस कंपटीशन में मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। जिसके बाद रैन वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स को उनके रैंक लेवल के मुताबिक उनके रहने के लिए उन्हें अलग अलग जगह दिखा देती है। पर क्योंकि मूचन और मिस लियो ली के पास काफी सारे स्पिरिचुअल पॉइंट्स थे, इसलिए वो दोनों मिलकर एक हाई लेवल वाली जगह पे रहने के लिए आ गए थे, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर थी, जिसका मिस लियो ली और मूचन दोनों को अपनी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। और वहाँ पे मूचन को मिस लियो ली से पता चलता है कि मूचन अपने स्पिरिचुअल पॉइंट्स का यूज करते हुए एक डिवाइन सोल पिल को हासिल कर सकता है, जो कि उसकी ब्रेक थ्रू करने में उसकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। लेकिन उस डिवाइन सोल पिल को हासिल करने के लिए मूचन को वहाँ पे 20,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली थी। और उन स्पिरिचुअल पॉइंट्स को हासिल करने के लिए मूचन ने ठान ली थी कि उसे कुछ भी करके जल्द से जल्द डिवाइन सोल रियलम वाले कल्टीवेटर्स में टॉप 10 में आना होगा। और अगर मूचन का नाम टॉप 10 डिसेबल्स में आ जाता तो उसे बहुत सारे फ्री में ही स्पिरिचुअल पॉइंट्स मिलने वाले थे। और ये सोचकर मूचन ने अपना नाम उस रैंकिंग माउंटेन के ऊपर लिखवा दिया था, जिसपे सभी डिसेबल्स के नाम उनके रैंक के मुताबिक लिखे हुए थे। और मूचन ने यहाँ पे अपना नाम डायरेक्ट टॉप 3 में लिखवा दिया था। और जिस डिसेबल का नाम पहले वहाँ था वो ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वहीं टॉप 3 में अपना नाम लिखवाने की वजह से मूचन को वहाँ पे 20,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स मिल चुके थे। और मूचन ने वहाँ पे उन 20,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स का यूज करते हुए उस डिवाइन सोल पिल को भी खरीद लिया था। जिसके बाद मूचन उस डिवाइन सोल पिल की पावर को ऑब्जर्व करने के लिए थंडर रियलम के 3rd फ्लोर पे आ गया था। और देखते ही देखते मूचन ने वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए डिवाइन सोल रियलम के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था। लेकिन मूचन यहाँ पे भी नहीं रुकता और वो अपनी आगे की कल्टीवेशन के लिए 4th फ्लोर के ऊपर जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे सिर्फ फ्यूजन हैमर रियलम के कल्टीवेटर्स ही जा सकते थे। पर मूचन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ था, वो अपने डेथ मार्क की पावर का यूज करते हुए 4th फ्लोर के ऊपर भी चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हम उसी डिसेबल को देखते हैं जिसकी जगह पे मूचन ने अपना नाम उस माउंटेन के ऊपर लिखवाया था। वो डिसेबल जिसका नाम मूलोंग था वो मूचन को ढूंढते ढूंढते उसके साथियों के पास आ गया था। और जब उसे मूचन वहाँ पे नहीं मिलता तो वो वहाँ पे मूचन के साथियों को ही परेशान करने लगा था। और देखते ही देखते मूलोंग ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए मूचन के सभी साथियों को मार मार के उनकी हालत ही खराब कर दी थी। उसके बाद हम दोबारा मूचन को देखते हैं, जो कि 4th फ्लोर के आने के बाद एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन में लग गया था। और इसी तरह कल्टीवेट करते करते अचानक ही मूचन का दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट अपग्रेड होने लगा था। और अपग्रेड होने के बाद दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट का पूरा रूप ही बदल गया था। और सिर्फ उसका रूप ही नहीं बदला था, बल्कि दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट के पास भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गए थे। और जैसे मूचन वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो रैन उसके पास आते हुए उसे बताती है कि मूलोंग तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे दोस्तों को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा है। रैन की ये बात सुनकर मूचन वहाँ पे बहुत ही तेजी से अपने दोस्तों को बचाने के लिए चला गया था। और मूचन ने वहाँ पे अपने दोस्तों के पास आते हुए मूलोंग के ऊपर अटैक करके वहाँ पे अपने सभी दोस्तों को बचा लिया था। जिसके बाद हमें वहाँ पे मूलोंग और मूचन के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे दोनों बहुत ही गुस्से से लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे थे। पर मूचन ने वहाँ पे अपने दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट की नई पावर्स का यूज करते हुए मूलोंग को वहाँ पे बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जो देखकर मूलोंग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन मूचन उसे वहाँ पे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था, क्योंकि उसने मूचन के दोस्तों को परेशान करने की कोशिश की थी। इसलिए मूचन ने उसे वहाँ पे मार मार के उससे उसका स्पिरिट कार्ड भी छीन लिया था। जिसके बाद मूचन ने उसके सारे स्पिरिचुअल पॉइंट्स जो कि 2 लाख के करीब थे वो सभी के सभी अपने दोस्तों में बांट दिए थे, जो देखकर मूलोंग भी वहाँ से जाते हुए मूचन को धमकी देते हुए कह गया था मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और मूचन के ऐसे कमाल के कारनामे को देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स के मन में मूचन के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और वहाँ भी मौजूद सभी जूनियर डिसेबल्स मूचन को अपने जूनियर्स का ग्रुप बनाने के लिए कहने लगे थे, क्योंकि सीनियर्स हमेशा आकर उन्हें परेशान करते रहते थे। जिसके लिए मूचन भी मान गया था और ग्रुप बनाने की सारी जिम्मेदारी केनशिन और चूक्यू के ऊपर छोड़ दी थी। और मूचन ने वहाँ पे इस ग्रुप का नाम मिस लियो ली के नाम पे ही रखा था, जो कि था लुओ ग्रुप। खैर उसके बाद केनशिन और चूक्यू दोनों ग्रुप बनाने की तैयारियों में लग गए थे। और तभी वहाँ पे ली ज़ुआन नाम के एक डिसेबल की एंट्री होती है, जो कि लुओ ली का एक पुराना दोस्त था, जो लुओ ली और मूचन को एक साथ देखकर लुओ ली से कहता है तो तुमने इस कमजोर से पसंद के लिए आज तक इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी है, ये लड़का तो इस काबिल भी नहीं है कि ये आगे चलकर तुम्हारी रक्षा कर सके। और ली ज़ियान वहाँ पे से आगे कुछ कह पाते उससे पहले अचानक लियो ली अपनी सोट को उसके गले पे रखती हुई कहती है अगर तुमने इससे आगे कोई भी बकवास करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें यही के यही खत्म कर दूंगी। तभी मूचन आगे
आकर लोली को शांत करके ली जुआन से कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि लोली ने मेरे लिए कौन कौन सी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अगर बात लोली की रक्षा करने की है तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। और भले ही अभी मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ फाइट करने के काबिल नहीं हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे साथ फाइट करते हुए तुम्हें हरा दूंगा। जिस पे ली जुआन एक तगड़ी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मुझे हराने की तो छोड़ो, अगर तुमने आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल कर ली तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई तुम लोली के काबिल हो और मेरे साथ फाइट करना डिजर्व करते हो। ली जुआन की ये बात सुनकर मूचन भी उसके चैलेंज के लिए मान गया था, जो देखकर ली जुआन चुपचाप वहाँ से चला गया था। जिसके जाने के बाद मूचन ने भी दिन रात बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, क्योंकि मूचन अच्छी तरह से जानता था कि मार्शल आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट रैंक हासिल करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। उसके बाद हमें उसी कंपटीशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे एक बोना एल्डर आकर अनाउंस करते हुए कहता है कि इस बार का कंपटीशन थोड़ा हटके होने वाला है। इस बार के कंपटीशन में तुम सभी को आपस में फाइट नहीं करनी, बल्कि तुम सभी को स्पिरिचुअल माउंटेन्स में जाकर वहाँ पे रखे हुए एक फ्लैग को लेकर वापस आना है, और जो भी उस फ्लैग को लेकर वापस आएगा वही इस कंपटीशन का विजेता होगा। उस बोने एल्डर की ये बात सुनकर सभी डिसेबल्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, जो देखकर वो बोना एल्डर सभी डिसेबल्स से कहता है कि तुम लोगों को इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना तुम लोग इस कंपटीशन को आसान समझ रहे हो ये उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि स्पिरिचुअल माउंटेन्स में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट मौजूद है और हेवन लेवल के बीस्ट तो वहाँ पे आम घूम रहे होते हैं। अब ये सुनकर सभी डिसेबल्स थोड़ा डर गए थे, जिसके बाद उस बोने एल्डर ने ऑफिशियली इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हुए वहाँ पे एक पोर्टल बना दिया था, जिससे होते हुए सभी डिसेबल्स स्पिरिचुअल माउंटेन्स में जा सकते थे। जो देखकर वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा उस पोर्टल के अंदर चले गए थे। पर जैसे ही वो सभी डिसेबल्स उस पोर्टल से होते हुए स्पिरिचुअल माउंटेन्स में एंटर करते हैं तो अचानक ही वहाँ पे मौजूद बीस्ट ने उन्हें चारों तरफ से घेरते हुए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर मूचन और लूली बहुत ही तेजी से उन सभी बीस्ट का खात्मा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह उन बीस्ट का खात्मा करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक सुनसान जगह पे यन होंग ने उन दोनों का रास्ता रोकते हुए मूचन के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे मूचन ने वहाँ पे किसी तरह से खुद को बचा लिया था, लेकिन वो दोनों वहाँ पे फाइट कर पाते उससे पहले वहाँ पे एक हेमन लेवल की बीस्ट की एंट्री होती है, जो कि देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। और अब वहाँ पे मूचन और लूली दोनों तरफ से फंस चुके थे, इसलिए मूचन लूली से कहता है कि तुम यन होंग को संभालो, तब तक मैं इस बीस्ट को देखता हूँ। और मूचन यहाँ पे अच्छी तरह से जानता था कि इस बीस्ट को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, इसलिए मूचन ने शुरुआत में उसके ऊपर अपने सबसे पावरफुल हमले करने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मूचन को स्नेक बीस्ट के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ यन होंग लूली से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी मेरी यहाँ पे रुकने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि तुम दोनों के लिए तो ये स्नेक बीस्ट ही काफी है। और ये कहकर यन होंग वहाँ से काफी तेजी से माउंटेन की चोटी की तरफ बढ़ गया था, जहाँ पे वो फ्लैग रखा हुआ था। लेकिन बेचारा यन होंग कहाँ जानता था कि सबसे बड़ा खतरा तो माउंटेन की चोटी पे ही था। खैर यन होंग के जाने के बाद मूचन और लूली दोनों ने मिलकर बहुत ही आसानी से उस स्नेक बीस्ट को वहाँ पे खत्म कर दिया था। जिसके बाद वहाँ पे कुछ और भी बीस्ट अपीयर होते हैं, लेकिन मूचन और लूली उन्हें इग्नोर करते हुए काफी देरी से पहाड़ की चोटी पे आ गए थे, जहाँ पे यन होंग ऑलरेडी आया हुआ था। वहीं मूचन और लूली के पीछे पीछे वहाँ पे और भी काफी सारे डिसेबल्स आ गए थे, जहाँ वो सब भी बहुत ही तेजी से एक पोर्टल की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि उस पोर्टल के अंदर ही वो फ्लैग रखा हुआ था, जिसको जो भी डिसेबल उठा लेता वो ये कंपटीशन जीत जाता। लेकिन अभी वो सभी डिसेबल्स वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी नीचे लावा से किसी बहुत बड़े मुस्टक के हाथ बाहर निकलता है, जो कि वहाँ पे जिस भी डिसेबल को टच कर रहा था उस डिसेबल की वहीं पे मौत होती जा रही थी। जो देखकर वहाँ पे बचे हुए बाकी सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा डर चुके थे, और मूचन जो कि दूर से खड़ा होकर उस हाथ को बहुत ही गौर से देख रहा था, उसने वहाँ पे उस हाथ की कमजोरी को ढूंढ लिया था। वो हाथ सिर्फ एक स्पेसिफिक रील तक ही अटैक कर सकता था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए मूचन लूली को लेकर बिल्कुल उस पोर्टल के सामने आ गया था। लेकिन उस लावा वाले मोस्टर ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए उस पोर्टल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फील्ड बना दी थी, ताकि कोई भी उस पोर्टल के अंदर ना जा सके। लेकिन मूचन तो मूचन था, उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी से शील्ड की कमजोरी को भी ढूंढ निकाला था। जिसके बाद वो लूली को लेता हुआ सीधा उस पोर्टल के अंदर चला गया था, जो देखकर तो वहाँ पे किसी भी डिसेबल को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये मूचन इतनी आसानी से शील्ड के अंदर कैसे चला गया। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पे कुछ और डिसेबल्स भी अपने अपने पावर का यूज करते हुए उस शील्ड से होते हुए उस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे उस फ्लैग के लिए आपस में ही लड़ने लगे थे, और यहाँ पे सबसे पहली फाइट हमें मूचन और यन होंग के दरमियान देखने को मिलती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपना अपना पूरा दम लगा रहे थे। और इसी तरह वहाँ पे उनके दरमियान काफी देर तक फाइट चलती रहती है, पर आखिर में मूचन ने बहुत ज्यादा मेहनत के बाद अपने ग्रेट बुड्ढा आर्ट की पावर का यूज करते हुए यन होंग को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। जो देखकर तो वहाँ पे यन होंग के साथ साथ बाकी किसी भी डिसेबल को अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर मूचन ने डिवाइन सोर्ड में होते हुए भी एक हेमन लेवल के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर को कैसे हरा दिया। वहीं मूचन के ऐसे कमाल की पावर्स को देखकर वहाँ मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स खुद ही पीछे हट गए थे। जो देखकर मूचन ने ल्यूलू को वो फ्लैग लाने के लिए बोल दिया था, जो कि एक तरह का ऑर्ब था। उसे लेते ही ल्यूलू ने इस कंपटीशन में फर्स्ट रैंक हासिल कर ली थी, लेकिन असल विजेता तो सभी लोग मूचन को ही समझ रहे थे। पर मूचन ने अपने प्यार के लिए अपने फर्स्ट रैंक को सेक्रीफाइस कर दिया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की क्योंकि मूचन और ल्यूलू दोनों उस कंपटीशन में फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आए थे, इसलिए उन दोनों को डिवाइन आर्ट पवेलियन हाउस से अपने अपने लिए एक डिवाइन टेक्निक चुनने का मौका दिया गया था। और सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि यन होंग और उसके दोनों साथियों को भी दिया गया था, क्योंकि ये सभी टॉप 5 में आए थे। खैर उसके बाद वो बोना एल्डर उन पांचों को लेकर डिवाइन आर्ट हॉल के अंदर ले आता है, जहाँ वो बोना एल्डर उन सभी को बताता है कि एक डिवाइन टेक्निक को लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक डिवाइन टेक्निक को लेने के लिए आपको उस डिवाइन टेक्निक के गार्डियन के साथ फाइट करनी होती है, और जब तक आप उसके गार्डियन को फाइट में हरा न दे तब तक आप उस टेक्निक को हासिल नहीं कर सकते। उस बोने
टोनी एल्डर की ये बात सुनकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक्साइटेड होने के साथ साथ थोड़े नर्वस भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सभी वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए और डिवाइन टेक्निक्स को हासिल करने के लिए पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम मूचन को देखते हैं जो एक डिवाइन टेक्निक को ढूंढने के लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, पर बार बार वहाँ पे उसके हाथ में लो लेवल की टेक्निक सी लग रही थी। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे मूचन के ब्लैक क्लिसमैन की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो जबरदस्ती मूचन को उस पोर्टल की गहराई में ले जाने लगा था। और वहाँ पहुंचकर वो ब्लैक क्लिसमैन अपनी पावर का यूज करते हुए मूचन को इशारे से वहाँ पे रखी हुई एक डिवाइन टेक्निक को लेने के लिए कहता है, जो कि एक टॉप लेवल की डिवाइन टेक्निक थी, जिसके अंदर 4 बोर्ड्स की पावर थी, जो देखकर मूचन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और वो उस डिवाइन टेक्निक को लेने के लिए सीधा उस डिवाइन टेक्निक के अंदर चला जाता है, जहाँ उसका सामना उस डिवाइन टेक्निक के गार्डियन के साथ होने वाला था। और उस डिवाइन टेक्निक का गार्डियन एक पपेट था, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। पर अचानक ही उस सोल पपेट ने वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए मूचन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर ही मूचन समझ गया था कि इस सोल पपेट को हराना उसके बस की बात नहीं है। और मूचन यहाँ पे अपनी जितनी भी पावर का यूज करते हुए उस सोल पपेट के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था। वो सोल पपेट उतना ही ज्यादा वहाँ पे ताकतवर होता जा रहा था, और इसी तरह वहाँ पे सोल पपेट के साथ फाइट करते करते मूचन वहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका था। और अब धीरे धीरे मूचन वहाँ पे सोल पपेट से हारने लगा था, जो देखा जिनी उससे कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, तुम इस सोल पपेट के साथ फाइट करते हुए अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। इस सोल पपेट को कोई कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तुम्हें इसके साथ फाइट करने की बजाय इसके सोर्स ऑफ पावर को ढूंढना चाहिए। अगर तुमने एक बार इसके सोर्स ऑफ पावर को खत्म कर दिया तो ये सोल पपेट भी खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। जिनियो की ये बात सुनकर मूचन के दिमाग की भी बत्ती चलती है, जिसके बाद जब वो सोल पपेट को गौर से देखता है तो उसे उस सोल पपेट के ऊपर एक फॉर्मेशन दिखाई देती है, जो कि सोल पपेट को कंट्रोल करते हुए उसे पावर दे रही थी। जो देखकर मूचन ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जिनियो की पावर का यूज करके बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार उस सोल पपेट की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। पर उस सोल पपेट को रोकते रोकते मूचन की अपनी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उस डिवाइन टेक्निक को पाने के लिए मूचन इतना तो कर ही सकता था। उसके बाद आखिरकार मूचन ने उस सोल पपेट को हराते हुए उस डिवाइन टेक्निक को हासिल कर ही लिया था। और जैसे ही मूचन वहाँ पे उस डिवाइन टेक्निक को छूता है तो वो डायरेक्ट वहाँ से टेलीपोर्ट होता हुआ उस पोर्टल से बाहर आ गया था। और मूचन के पीछे पीछे बाकी सभी डिसेबल्स भी एक एक करके उस पोर्टल से बाहर आ गए थे, जहाँ जब उन्हें पता चलता है कि मूचन के हाथ में एक टॉप लेवल की डिवाइन टेक्निक लगी है तो वो सभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन साथ ही साथ उन्हें वहाँ पे मूचन से बहुत ज्यादा जलन भी हो रही थी, लेकिन लोली तो वहाँ पे मूचन के लिए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उसके बाद जैसे ही मूचन और लोली डिवाइन आर्ट हॉल से बाहर आते हैं तो मूचन को वहाँ पे लीज वन को और महसूस होता है, इसलिए वो लोली से कहता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा काम है तो तुम घर पे जाके मेरा वेट करो, मैं भी थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। और जैसे ही लोली वहाँ से जाती है तो मूचन लीज वन को बुलाते हुए कहता है कि अब तुम सामने आ सकते हो। और जैसे वहाँ पे उन दोनों का आमना सामना होता है तो वो दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे, जहाँ लीज वन अभी भी मूचन से कह रहा था कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो लोली को छोड़ दो। पर मूचन तो मूचन था, उसने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था, जिस पे लीज वन भी उसे चने करते हुए कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो तुम्हें 2 महीने बाद मेरे साथ फाइट करके ये साबित करना होगा कि तुम लोली के काबिल हो। लीज वन के इस चने को सुनकर मूचन भी इसके लिए मान गया था, और मूचन ने भी यहाँ पे ठान ली थी कि उसे जितना जल्दी हो सके खुद को इन 2 महीनों के अंदर अंदर और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, ताकि वो 2 महीनों के बाद लीज वन के साथ होने वाली फाइट में लीज वन को बराबरी की टक्कर दे सके। और खुद को पावरफुल बनाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज की जरूरत थी, और कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए उसे स्पिरिचुअल नंबर्स की जरूरत थी। इसलिए मूचन अपने 3rd वाली रैंक को चेंज करते हुए 1st रैंक के ऊपर अपना नाम लिख देता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी लिंगार नाम की एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। और अपनी रैंक चेंज करने के बाद मूचन वहाँ से थंडर रियलम में आ गया था अपनी आगे की कल्टीवेशन के लिए, लेकिन क्योंकि मूचन को जल्द से जल्द पावरफुल होना था इसलिए वो थंडर रियलम के डायरेक्ट 6th फ्लोर के ऊपर आ गया था, जहाँ पे सिर्फ एक दिन की फीस ही 4000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स थी। लेकिन अपनी रैंक चेंज करने की वजह से मूचन के पास 5 लाख से भी ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट्स आ चुके थे, इसलिए वो बिना झिझक यहाँ पे काफी दिनों तक अपनी प्रैक्टिस कर सकता था। खैर उसके बाद मूचन 6th फ्लोर की गहराइयों में चला गया था, क्योंकि उस जगह का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि मूचन को उसकी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद करने वाला था। जहाँ मूचन जिन्यू के कहने पर एक स्पिरिचुअल लेक की बिल्कुल गहराई में आ गया था, और यहाँ पे मूचन जिन्यू की फ्लेम का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन करने वाला था, जो कि मूचन के लिए एक बहुत ही ज्यादा दर्द देने वाला प्रोसेस होने वाला था। पर इससे मूचन की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली थी, इसलिए मूचन वहाँ पे इस प्रोसेस से गुजरने के लिए रेडी हो गया था। उसके बाद जैसे मूचन वहाँ पे जिन्यू की फ्लेम का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो उसे अपनी बॉडी में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, जैसे कोई जबरदस्ती उसकी बॉडी से उसकी सोल को बाहर खींच रहा है। पर मूचन यहाँ पे इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था, वो अपनी सारी तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए जिन्यू की फ्लेम का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने लगा था। और तभी देखते ही देखते जिन्यू की फ्लेम वहाँ पे मूचन की बॉडी के साथ मर्ज होने लगी थी। पर इस समय मूचन को वहाँ पे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे मूचन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। खैर उसके बाद जिन्यू मूचन से कहती है कि अब तुमने मेरी फ्लेम को तो हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक तुमने इसे पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया, इसलिए जल्दी से मेरी सारी फ्लेम को बाहर निकालते हुए उसे रिफाइन करने की कोशिश करो। जिन्यू की ये बात सुनकर मूचन दोबारा वहाँ पे उस फ्लेम को रिफाइन करने में लग गया था, और इस प्रोसेस में भी मूचन को वहाँ पे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन अपने द ग्रेट बुड्ढा आर्ट की पावर का यूज करते हुए मूचन ने आखिरकार उसकी फ्लेम को पूरी तरह से रिफाइन कर ही लिया था, जो देखकर ही मूचन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद हमें उस स्पिरिचुअल लेक के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही लड़की जो डिवाइन सोर्ड रैंक के नंबर 1 पे थी, जिसे हटाते हुए मूचन वहाँ पे खुद नंबर 1 पे आ गया था। वो वहाँ पे मूचन से अपना बदला लेने के लिए आ चुके थे, और उस लड़की जिसका नाम लिंगार था उसने मूचन को स्पिरिचुअल लेक से बाहर निकालने के लिए उस स्पिरिचुअल लेक के ऊपर ही हमले करने शुरू कर दिए थे, जो देखकर मूचन भी काफी गुस्से से स्पिरिचुअल लेक से बाहर आ जाता है। और मूचन को बाहर आते हुए देखकर लिंगार ने अचानक आगे बढ़ते हुए मूचन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर मजबूरन मूचन को भी वहाँ पे उसके साथ फाइट बैक करनी पड़ती है। जिसके बाद हमें वहाँ पे उन
दोनों के दरमियान एक काफी अमेजिंग लेवल की फाइट दिखाई जाती है। तभी लिंगार वहाँ पे अपने स्पेशल हंटर से मूचन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच वो दोनों गलती से एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, जो देखकर तो बेचारी लिंगार की शर्म के मारे हालत ही खराब हो गई थी। इसलिए वो जल्दी से अपने स्पेशल हंटर को लेकर वहाँ से भागते हुए कहती है, अगली बार देखना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वो काफी गुस्से से वहाँ से चली गई थी। और लिंगार के जाने के बाद मूचन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उसे जितना ज्यादा जल्दी हो सके फ्यूजन हेवन लेवल में ब्रेक थ्रू करना था। और देखते ही देखते अचानक ही वहाँ पे मूचन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसका मतलब था कि मूचन फाइनली फ्यूजन हेवन लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया है, जो देखकर मूचन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि आखिरकार उसके इतने दिनों की मेहनत रंग ले आई थी। खैर उसके बाद मूचन अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए ठंडा रियलम से वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही मूचन वहाँ से बाहर आता है तो उसे वहाँ पे कुछ डिसेबल से हेमली लोटस के बारे में पता चलता है। इसलिए मूचन भी वहाँ पे उस हेमली लोटस को लेने के लिए निकल गया था। और जैसे मूचन वहाँ जाने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास पहुंचता है तो वहाँ पे मूचन को अपने काफी सारे पुराने दुश्मन दिखाई देते हैं, जो कि मूचन को वहाँ पे काफी गुस्से से घूर रहे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये लॉन्ग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। ये थी हमारी इस सीरीज के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 40 तक की एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लेकर कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।